पीयू की आवाज सुनते ही सब चौंक कर सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। जाने कब पीयू वहां आकर खड़ी हो गई थी। उसने मिस्टर माथुर और राहुल की बातें सुन ली थी। पंखुड़ी की मम्मी जल्दी से लपकती हुई पीयू के पास पहुंची और नरमी से समझाती हुई बोली, पीयू बेटा, तुम सीढ़ियां क्यों उतर कर आ गई? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है ना बेटा। पीयू ने सिर झटकते हुए गुस्से से कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। मुझे ऊपर कमरे में रखकर आप यहाँ सब मेरे कबीर के मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं, पर याद रखिएगा जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक मेरे कबीर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। राहुल शॉक्ड होकर पीयू को देखने लगा। इस छोटी सी बच्ची के मन में उस कबीर ने कितना जहर भर दिया था। फिर राहुल ने सीरियसली कहा, पीयू तुम होश में आ जाओ। ये कोई फिल्म या टीवी सीरियल नहीं है जो तुम ऐसे फिल्मी डायलॉग्स बोल रही हो। रियलिटी और सपने में बहुत फर्क होता है पीयू, और ये फर्क तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पीयू पैर पटकते हुए बोली, मेरा अच्छा बुरा मैं खुद डिसाइड कर लूंगी, मेरी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी और कबीर की लाइफ में किसी दूसरे को इंटरफियर नहीं करने दूंगी मैं। अब राहुल का पारा चढ़ गया। बेवकूफ लड़की, जिस कबीर के लिए तू अपनी जान देने पर तुली हुई है ना, वो फ्रॉड महक को भी अपने जाल में फंसाकर बर्बाद कर चुका है। इसीलिए महक घर छोड़कर चली गई है। अब और क्या चाहती है तू? हाँ, हम सब भी ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएं? पीयू ने हैरानी से कहा, नहीं नहीं, आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मेरा कबीर सिर्फ मुझसे प्यार करता है। उसने खुद कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी लाइफ पार्टनर बनाएगा। राहुल अब अपने डैड के पास आकर बोला, डैड आई थिंक पीयू उस कबीर के जाल में इस कदर फंस चुकी है कि उसने अपनी सोचने समझने की ताकत भी खो दी है। अब पीयू की जिंदगी बचाने और उसे वापस सही रास्ते पर लाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, किसी बेहतर और ट्रेंड काउंसलर से पीयू की काउंसलिंग करवानी होगी। पीयू का हाथ पकड़कर पंखुड़ी की मम्मी जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचती हुई ऊपर कमरे में ले गई। मिस्टर माथुर और उनकी वाइफ तो एकदम शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते रहे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो दोनों अपने आप को ही कोस रहे थे। इधर पंखुड़ी और कार्तिक दोनों होटल पहुंचे। कार्तिक का रूम पहले से ही बुक था। रिसेप्शन पर एंट्री करके पंखुड़ी और कार्तिक सीधे रूम की ओर चल दिए। पंखुड़ी ने रूम में पहुंचते ही कार्तिक से कहा, आप तुम जल्दी से फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर हम घूमने चलेंगे। तब तक रूम सर्विस वाले चाय और स्नैक्स लेकर आ गए थे। कार्तिक ने जल्दी जल्दी चाय पी और रेडी होने चला गया। पंखुड़ी ने भी चाय नाश्ता किया। एयरपोर्ट जाने की जल्दी में उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी तो नहीं था। कार्तिक रेडी होकर आया और उसने पंखुड़ी के सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, डियर पंखुड़ी, जरा अपनी चेन देना मुझे। पंखुड़ी हैरान होते हुए बोली, चेन उतारने के लिए क्यों बोल रहे हो कार्तिक? जब से तुमने ये मुझे गिफ्ट दिया तब से मैंने अभी तक इसे अपने गले से अलग नहीं किया है। फिर कुछ शर्माती हुई आगे बोली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चेन नहीं है, तुम्हारी बाहें हैं। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी के गले से चेन निकाली और फिर अपने पॉकेट से एक बेहद खूबसूरत सा लॉकेट निकालकर चेन में डाल दिया और उसे वापस पंखुड़ी के गले में पहना दिया। पंखुड़ी ने देखा, उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। सोने के लॉकेट पर बड़ी ही खूबसूरती से जगमगाते हीरो से लिखा हुआ था P&K। कार्तिक ने झुककर धीरे से पंखुड़ी के गले में पड़े लॉकेट को चूम लिया। पंखुड़ी के गाल एकदम लाल हो गए। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक ने प्यार से उसके बालों को संवारते हुए कहा, इस तरह आंखें बंद रखोगी तो मुझे कैसे देख पाओगी पंखुड़ी? मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए तो आया हूँ। पंखुड़ी ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और हैरत से कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, तुम तो यहाँ अपनी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे ना? कार्तिक ने हाथ लहराते हुए कहा, अरे बिजनेस कॉन्फ्रेंस का तो मैंने सिर्फ बहाना किया था तुम्हारे सामने। एक्चुअली सच कहूँ तो पंखुड़ी, मैं तुम्हें देखने और तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, पर डरता भी था कि कहीं तुम मुझे कोई आवारा रोमियो ना समझ लो। इसलिए मैंने जानबूझकर ये बहाना बना दिया कि मैं दिल्ली में बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहा हूँ, जबकि हकीकत तो यह है जानू कि मैं तुमसे मिलने ही दिल्ली आया हूँ। पंखुड़ी एकदम सरप्राइज्ड रह गई। फिर उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, ओह गॉड कार्तिक, यू आर सच अ चीट। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? मैं तो सिर्फ इसीलिए एयरपोर्ट चली आई थी कि बाद में शायद तुम अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी हो जाओगे। हाँ, तो कॉन्फ्रेंस में तो बिजी रहूंगा ही ना डियर। तुम और मैं दोनों मिलकर आने वाले 2 दिन रोज इसी होटल में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे ना? कार्तिक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। पंखुड़ी ने कार्तिक को प्यार से एक चपत लगाई और बोली, ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था कार्तिक कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो। कार्तिक ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से कहा, डार्लिंग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पंखुड़ी ने कार्तिक के कान खींचते हुए कहा, ओह तो तुम मुझसे वॉर करने आए हो यहाँ पर? हाँ, यानी लड़ाई? ओह नो 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 माय लव, मैं तो अपनी पंखुड़ी को प्यार करने के लिए यहाँ आया हूँ। कार्तिक ने बड़े प्यार से पंखुड़ी को अपनी बाहों में इस तरह समेट लिया मानो अब वो पंखुड़ी को अपने से दूर ही नहीं करना चाहता। इधर महक बार बार सोच रही थी कि काश वो अपना मोबाइल साथ ले आती, कम से कम उसके पास एक जरिया तो होता मुसीबत से बचने का।
क्या सोच रहे हो महक? विक्रम ने पूछा। फिर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैंने आपको सिर्फ महक कहकर पुकारा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? महक ने विक्रम को घूरते हुए कहा, बुरा तो मुझे बहुत लगा, और बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप मुझे बार बार आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? आपसे तो मैं बहुत छोटी हूँ ना। विक्रम फौरन मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ तुमसे जो मुझे बार बार आप कह रही हो। महक और विक्रम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर महक अपना हाथ विक्रम की ओर बढ़ाते हुए बोली, नाइस टू मीट यू विक्रम। सेम या महक, विक्रम ने तुरंत महक से हाथ मिलाते हुए कहा। ट्रेन के पैसेंजर्स अब अपनी अपनी बर्थ पर आराम से लंच के बाद दोपहर की नींद लेने लगे। महक को भी थकान महसूस हो रही थी। कल रात भर वो सोई नहीं थी। महक को अपनी आंखें मसलते देख विक्रम ने धीरे से कहा, लगता है तुम्हें नींद आ रही है महक, तुम आराम से इस बर्थ पर लेट जाओ, मैं एक तरफ सरक कर बैठ जाता हूँ। महक ने गर्दन हिलाई और अपना स्टूल चेहरे पर डालकर एक तरफ होकर लेट गई। विक्रम खिड़की की तरफ सरक कर गया। एक दूसरा पैसेंजर तो अपनी ऊपर वाली बर्थ पर पहले से ही सोया हुआ था। जल्दी ही महक को नींद आ गई। विक्रम ने एक दो बार उसे धीमे से पुकारा, महक, महक। पर जब महक की नींद नहीं टूटी तो विक्रम अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास खड़े होकर किसी से कॉल पर बात करने लगा। हेलो मन्नू, मैं विक्की। यार ऐसा माल हाथ लगाए ना कि तू देखेगा तो पागल हो जाएगा। तू एक काम करना, मुंबई रेलवे स्टेशन पर ना पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंच जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके ओके। विक्रम की बदनीयती से बेखबर महक बड़े आराम से बर्थ पर गहरी नींद सो रही थी। विक्रम और विक्की ने अपने दोस्त को कॉल करके सारी प्लानिंग समझाई और फिर मुस्कुराते हुए वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। इधर पंखुड़ी और कार्तिक दोनों रेडी होकर जब होटल से बाहर आए तो एक कैब उनका वेट करती हुई खड़ी थी। पंखुड़ी ने होटल पहुंचते ही एक कैब बुक कर ली थी। पंखुड़ी ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और कैब में बैठती हुई बोली, कार्तिक, याद है तुम्हें जब तुम मुंबई आए थे तब तुमने मुझे मुंबई की सैर करवाई थी। अब मेरी बारी है, आज मैं तुम्हें दिल्ली घुमाऊंगी। कार्तिक ने पंखुड़ी के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, चाहे जहाँ मर्जी ले चलो। पंखुड़ी ने कैब ड्राइवर से कहा, भैया कनॉट प्लेस ले चलिए। कैब फर्राटे से चल पड़ी। पंखुड़ी तो एकदम मग्न होकर दिल्ली के नज़ारे देखने में बिजी थी, लेकिन कार्तिक तो बस पंखुड़ी के खूबसूरत चेहरे को ही टकटकी लगाए देखे जा रहा था। जैसे ही पंखुड़ी की नज़र कार्तिक से मिली वो शर्माते हुए बोली, कार्तिक स्टॉप इट, मुझे क्या देख रहे हो, जरा बाहर तो देखो, क्या शानदार रौनक है दिल्ली के बाजारों में। कार्तिक ने अपनी पलकें झपकाते हुए पंखुड़ी के बालों को सहलाते हुए कहा, अरे जिस चांद को देखने मैं आया हूँ दिल्ली, उसके आगे तो सब फीका है। तुम देखो बाजार और सड़कों की रौनक, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पंखुड़ी को ही देखूंगा। पंखुड़ी और कार्तिक अपने में खोए घूमते रहे दिल्ली की सड़कों पर। अपना घर परिवार छोड़कर आई पंखुड़ी को कार्तिक में वो अपनापन और प्यार नजर आ रहा था जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। इधर राहुल और मिस्टर माथुर दोनों गाड़ी में बैठ घर से निकले और सीधे चल पड़े उस होटल की ओर जहां कबीर के छुपे होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। होटल से कुछ दूर पर एक गली में अपनी गाड़ी पार्क करके मिस्टर माथुर और राहुल होटल की ओर चल दिए। होटल के बाहर ही मिस्टर माथुर का आदमी खड़ा था जिसने कबीर के यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी थी। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने कबीर की फोटो दिखाई तो रिसेप्शनिस्ट ने हिचकते हुए कहा, सर कोई लफड़े वाली बात तो नहीं है ना, हमारे होटल का नाम खराब नहीं होना चाहिए प्लीज सर। राहुल ने सर्द लहजे में कहा, अरे आपके होटल का नाम खराब करने के लिए तो वो फ्रॉड रुका हुआ है यहाँ छुपकर। उसकी हरकतों की वजह से जल्दी ही इस होटल पर पुलिस की रेड पड़ सकती है। मिस्टर माथुर भी बोल उठे, डरिए मत, हम उस बदमाश को सिर्फ वार्निंग देने आए हैं, जल्दी से बताइए उसका रूम नंबर प्लीज क्या है। रिसेप्शनिस्ट ने पल भर सोचा फिर अपने कंप्यूटर में देखकर बताया, सर वो लड़का 3rd फ्लोर में रूम नंबर 101 में ठहरा हुआ है। मिस्टर माथुर, राहुल और उनके साथ वो आदमी तीनों ही तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। तभी मिस्टर माथुर ने अपने आदमी से कहा, कहीं वो मक्कार सीढ़ियों से उतर कर ना भाग खड़ा हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ नीचे सीढ़ियों पर ही खड़े रहो और अलर्ट रहना। 3rd फ्लोर पर राहुल और मिस्टर माथुर पहुंचे और कॉर्नर पर बने रूम नंबर 101 की तरफ बड़ी ही सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। रूम के बाहर लगी डोरबेल राहुल ने जैसे ही दबाई, अंदर से कबीर की आवाज आई, होल्ड दिस। राहुल ने फौरन जवाब दिया, रूम सर्विस सर। कबीर ने दरवाजा खोल दिया और उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही राहुल तेजी से रूम के अंदर घुस गया। मिस्टर माथुर भी राहुल के साथ ही रूम में अंदर चले गए और फिर उन दोनों ने सबसे पहले रूम का दरवाजा बंद किया। फिर राहुल ने एक हाथ से कबीर का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बाल खींचते हुए जोर से बोला, कमीने, तो तू है वो मक्कार जिसकी वजह से आज मेरी बहन घर छोड़कर चली गई, हाँ? और पीयू ने तो सुसाइड ही करने की कोशिश की। अगर हमने पुलिस से तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो सारी उम्र के लिए तो जेल चला जाएगा। मिस्टर माथुर ने अपने जूते की एक जोरदार ठोकर कबीर को लगाई। कबीर लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर गया। कबीर की आंखों में दहशत झलकने लगी।
उसने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि पीयू सुइसाइड की कोशिश करेगी। ये तो उसे भी अच्छी तरह से पता था कि पीयू जैसी माइनर गर्ल को बहकाने और सुइसाइड के लिए मजबूर करने की चार्ज में पुलिस उसे लंबे समय के लिए जेल भेज सकती है। कबीर अचानक ही मिस्टर माथुर के पैरों पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं तो बस खेल खेल में कुछ ज्यादा ही बहक गया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ सर कि मैं आज ही ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा सर। राहुल ने फिर उसे एक ठोकर मारते हुए हिकारत से कहा, कमीने, दूसरे शहर जाकर फिर से अपना जाल मासूम लड़कियों पर फैलाएगा? हाँ। कबीर ने अपने हाथ जोड़े और रोते बिलखते हुए बोला, नहीं, मैं कभी भी किसी भी लड़की से कोई मतलब नहीं रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं एक सीधी सच्ची जिंदगी बिताऊंगा सर। मिस्टर माथुर ने कबीर से उसका मोबाइल मांगा और जैसे ही कबीर ने उन्हें अपना मोबाइल दिया, मिस्टर माथुर ने वो मोबाइल 3rd फ्लोर के उस रूम की खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर एक एक शब्द जैसे अंगारे की तरह बोले, इस मोबाइल के खात्मे से तुम सबक ले लो। अब अगर अपनी हरकतें फिर से दोहराएं तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम मोबाइल की जगह तुझे उठाकर इस तरह नीचे फेंक दूंगा। मिस्टर माथुर की आवाज में छुपी हुई आग महसूस कर कबीर की धड़कनें ही मानो थमने लगी। उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और फिर पूरी गंभीरता से बोला, सर आप लोग अब मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, मैं अब कभी भी आप लोगों की जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। मिस्टर माथुर ने राहुल की ओर देखा। राहुल ने अपना पेन निकाला और बड़ी मजबूती से कबीर का एक हाथ पकड़कर कबीर की कलाई में पेन की नोक को पूरी तरह से गड़ाते हुए अपना नाम लिख दिया। कबीर दर्द से चीखने लगा। उसकी कलाई में खून छलछला उठा। राहुल ने वो पेन कबीर को देते हुए कहा, ये कलाई पर लिखा हुआ मेरा नाम तो शायद कुछ दिनों में मिट जाएगा, पर इस पेन को जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें इस दर्द और तकलीफ की याद आएगी और तुम कोई भी गलत काम करने से पहले रुक जाओगे। मिस्टर माथुर ने चलते चलते फिर से कबीर के गाल पर पूरी ताकत से एक तमाचा जड़ा और फिर राहुल के साथ कमरे से बाहर निकल गए। जब रिसेप्शन पर राहुल और मिस्टर माथुर पहुंचे तो उनका वो आदमी वहां खड़े हुए बेताबी से उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तीनों होटल से बाहर निकले और फिर अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। इधर पंखुड़ी शाम होने तक कार्तिक के साथ दिल्ली की सैर करती रही, पर जब शाम ढलकर रात में तब्दील होने लगी तो पंखुड़ी बोली, कार्तिक आई थिंक मुझे अब अपने पीजी में वापस लौटना चाहिए। कार्तिक ने फौरन इनकार करते हुए कहा, ओह नो पंखुड़ी, तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो मुझे छोड़कर? मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ और तुम हो कि मुझे अकेले होटल में छोड़ना चाहती हो? ओ यार पंखुड़ी, दिस इज नॉट फेयर। पंखुड़ी हिचकते हुए बोली, कार्तिक प्लीज अंडरस्टैंड यार, अभी मुझे एक ही दिन हुआ है पीजी में, इतनी लेट से वहां जाऊंगी तो आंटी कई सवाल पूछेंगी और कहीं उन्होंने भैया से मेरी कंप्लेन कर दी तो। कार्तिक ने मुंह बनाया, ओफो, अब तक तो हमने एक दूसरे के साथ जी खोलकर बातें भी नहीं की हैं। मैं कितने ही सपने लेकर मुंबई से दिल्ली आया हूँ और तुम हो कि मेरे सपनों पर पानी फेर रही हो यार। पंखुड़ी ने अब प्यार से कार्तिक के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी तो आज सुबह सुबह ही तुमसे मिलने चली आई थी ना, कॉलेज भी बंक कर दिया आज तो मैंने। अब प्लीज मुझे घर जाना होगा, बट आई प्रॉमिस कल मैं कॉलेज के 2 पीरियड अटेंड करके सीधे होटल चली आऊंगी। कार्तिक बोला, नो वे, अब तुम्हें होटल आने की जरूरत नहीं है पंखुड़ी। कल सुबह मैं 10 बजे तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें लेने आ जाऊंगा, फिर वहां से हम सीधा आगरा जाएंगे। कल का पूरा दिन हम प्यार की निशानी उस खूबसूरत ताजमहल में ही गुजारेंगे। पंखुड़ी थोड़ी सी डर गई। इस तरह कार्तिक के साथ दिल्ली से बाहर आगरा जाकर ताजमहल देखना और पूरा दिन बिताना क्या सेफ रहेगा? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? कहीं राहुल भैया या गौरव को इस बारे में पता चल गया तो? आखिर पंखुड़ी ने जब सुबह आगरा जाने और पूरा दिन कार्तिक के साथ ताजमहल में गुजारने की हामी भरी, तब कहीं जाकर कार्तिक ने पंखुड़ी को हक करते हुए उसे उसके घर जाने दिया। कार्तिक को बाय करके पंखुड़ी जब पीजी में जाने के लिए टैक्सी में बैठी तो उसका भी दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। पंखुड़ी बार बार मुड़ मुड़ कर कार्तिक की ओर देखती रही। पंखुड़ी जब अपने पीजी पहुंचकर टैक्सी से उतर ही रही थी कि निया वहां दौड़ती हुई आ पहुंची। पंखुड़ी, where were you all day? I was so worried. निया ने पंखुड़ी को देखते ही पूछा। पंखुड़ी अपना बैग संभालते हुए बोली, ओ निया, रिलैक्स, I was just roaming on Delhi streets, just for a change, you know. पंखुड़ी जल्दी जल्दी गेट से अंदर आई और अपने रूम की ओर बढ़ गई। निया भी पंखुड़ी के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई। पंखुड़ी ने अपना बैग रखा और टेबल पर रखे पानी के जग से पानी लेकर पीने लगी। तभी निया ने पंखुड़ी के पास आकर गहरी गहरी सांस ली और पंखुड़ी को घूरते हुए बोली, पंखुड़ी, since when did you start using men's deo? पंखुड़ी एकदम से हड़बड़ा उठी। वो समझ गई कि कार्तिक के डियो की खुशबू उसके कपड़ों में बस गई है। पंखुड़ी किसी तरह बात बनाते हुए बोली, ओ निया, वो मैं मॉल गई थी ना आज, तो वहाँ एंट्रेंस पर ही एक सेल्समैन आते जाते लोगों पर डियो स्प्रे कर रहा था, तो शायद अभी मेरे कपड़ों में भी लग गया होगा। स्टूपिड सेल्समैन। निया ने होंठ टेढ़े किए और सपाट तरीके से बोली,
झूठ बोलना ना हर किसी के बस में नहीं होता है पंखुड़ी। तुम्हारी आंखें ही बता रही हैं कि तुम सरासर झूठ बोल रही हो। पंखुड़ी ने अब अपनी नजरें नीची कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निया को क्या जवाब दे। निया ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पंखुड़ी लिसन वेरी केयरफुली। मेरी मॉम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन झूठ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक बात और, मेरी मॉम ने मुझे फुल लिबर्टी दी है, पर एक ही कंडीशन पर, कि मैं जब तक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं किसी भी बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। और पंखुड़ी, तुम्हारे लिए भी सेम कंडीशन है, ऑलराइट? अगर इस बंगले में हमारे साथ रहना है तो प्लीज़ बॉयज से ज़रा दूर ही रहना, ओके? दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। निया वार्निंग देकर वहाँ से चली गई। पंखुड़ी एकदम थकी हुई सी बेड पर लेट गई। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि निया और उसकी मॉम इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या कार्तिक को मना कर दूं कि मैं नहीं आ सकती उसके साथ कल आगरा? पर बेचारा मेरी वजह से ही तो इतनी दूर आया है, ऐसे कैसे मना कर दूं उसे? पंखुड़ी अपने आप से बोलती हुई सोचती रही। पंखुड़ी सोच में डूबी थी कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। पंखुड़ी ने मोबाइल उठाया तो कार्तिक का कॉल था। पंखुड़ी ने कॉल रिसीव किया तो कार्तिक की बेचैनी भरी आवाज आई। ओ पंखुड़ी, पंखुड़ी, तुमने क्या जादू कर दिया यार मुझ पर। मैं तो होटल के स्वीट में आ गया हूँ, पर रियली पंखुड़ी, इस स्वीट में अकेले मेरा दम घुट रहा है, एंड आई विल गो क्रेजी विदाउट यू। पंखुड़ी ने कार्तिक की दीवानगी अपने अंदर तक महसूस की। कार्तिक के एक एक शब्द से पंखुड़ी के लिए बेपनाह चाहत टपक रही थी। पंखुड़ी से रहा न गया, वो खुद भी सिसक पड़ी। आखिर पंखुड़ी भी एक कच्ची उम्र की मासूम लड़की ही तो थी। कार्तिक की दीवानगी भरी बातों ने पंखुड़ी के दिलो दिमाग पर गहरा असर किया था। पंखुड़ी ने सिसकते हुए धीमे से कहा, कार्तिक, कार्तिक, I love you, कार्तिक। पंखुड़ी की बात सुनते ही कार्तिक एकदम इमोशनल होता हुआ बोला, What did you just say, पंखुड़ी? Do you really love me, पंखुड़ी? Do you really love me? Yes, yes, my love. I love you so, so, so much, कार्तिक। पंखुड़ी प्यार भरी आवाज में बोली। कार्तिक बेताबी से बोला, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ डिया। हम आज रात ही आगरा के लिए निकल जाएंगे। मुझसे अब तुम्हारी दूरी एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही है जान। पंखुड़ी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए किसी तरह बड़ी मुश्किल से कार्तिक को समझाया। कार्तिक, कार्तिक प्लीज अंडरस्टैंड डियर, प्लीज मेरी मजबूरी समझो तुम। मैं नहीं आ सकती अभी रात में तुम्हारे साथ। इनफैक्ट मुझे तो पीजी ओनर की बेटी ने वार्निंग दी है कि इस पीजी में बॉयफ्रेंड्स अलाउड नहीं है। ओह गॉड, उस पीजी को तुम इसी वक्त छोड़ दो यार। मैं तुम्हारे लिए एक शानदार 1 BHK फ्लैट देखता हूँ। कल सुबह ही तुम आराम से उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाना। फिर हमारे बीच कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं आएंगे। और आज की रात ना तुम अपना लगेज मेरे होटल स्वीट में रख देना। कार्तिक बड़ी बेचैनी से बोला। पंखुड़ी ने कुछ सोचने के बाद कार्तिक को समझाया, नो जस्ट लिसन टू मी डियर, मैं इस तरह पीछे नहीं छोड़ सकती कार्तिक। मेरा भाई राहुल फौरन इसका कारण पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हाँ, मैं तो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए राहुल भैया के साथ दिल्ली आई थी। अब अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने मुझे दिल्ली से वापस घर भेजने की प्लानिंग कर ली तो? कार्तिक फौरन बोल उठा, ओ नो 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 वे, अब प्लीज तुम वापस घर मत चली जाना यार। घर चली जाओगी तो फिर तो मैं शायद तुम्हें देखने के लिए तरस ही जाऊंगा। पंखुड़ी ने रुआंसी आवाज में कहा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ डियर कि प्लीज तुम अपने आप को संभालो। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ जरूर आगरा जाऊंगी, बस एक सॉलिड प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बट माय डियर कार्तिक, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तुम ना कल शाम 10 बजे मेरे कॉलेज के गेट पर पहुंच जाना। मैं किसी भी तरह से 10 बजे तक तुम्हारे पास चली आऊंगी और फिर हम आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्तिक खुशी से बोला, ओ माय जान, कब कटेगी ये रात, कब होगी सुबह, कब मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। पंखुड़ी ने फौरन अपने मोबाइल का वीडियो कॉल बटन प्रेस किया और अगले पल उसे होटल के अपने स्वीट में बेड पर लेटे हुए कार्तिक की झलक दिखने लगी। कार्तिक तो पंखुड़ी को वीडियो में लाइव देखकर इतना बेचैन हो उठा कि उसकी सांसें एकदम तेज चलने लगी। कार्तिक अपनी उखड़ती सांसों को काबू करते हुए बोला, ओह माय लव, यू आर सो ब्यूटीफुल। दिल तो कर रहा है कि बस इसी पल तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर सपनों की सुहानी दुनिया में खो जाऊं तुम्हारे साथ। पंखुड़ी का चेहरा सुर्ख लाल हो उठा। उसने अपने लरसते होठों पर उंगली फेरी और कार्तिक की ओर एक किस उछाल दिया। तभी कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। पंखुड़ी जल्दी से कार्तिक से बोली, ओके कार्तिक, सी यू टुमारो एंड आई लव यू माय डियर। और पंखुड़ी ने फटाफट वीडियो कॉल ऑफ किया और जल्दी से लपक कर रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर आंटी खड़ी थी। पंखुड़ी नरमी से बोली, हेलो गुड इवनिंग आंटी, आइए ना अंदर। आंटी ने रूम में इधर उधर देखते हुए कहा, गुड इवनिंग पंखुड़ी, मुझे अभी अभी इस रूम से किसी लड़के की बोलने की आवाज़ आ रही थी। एक्चुअली मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी पंखुड़ी। चलो जल्दी से डिनर कर लो। हम लोग रोज़ रात 9:30 बजे डिनर करते हैं। पंखुड़ी हड़बड़ाती हुई बोली,
आंटी वो एक्चुअली मैं मोबाइल पर एक वेब सीरीज देख रही थी, उसी की आवाज सुनाई दी होगी आपको। आंटी ने गर्दन हिलाई और फिर पंखुड़ी को बाहर आने का इशारा किया। पंखुड़ी ने धीमे से कहा, आंटी मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। आंटी के जाते ही पंखुड़ी ने लंबी लंबी सांसें ली, फिर अपने कपड़े और बाल ठीक करके वो तेजी से डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। निया और आंटी पहले से ही वहां बैठे हुए सूप पी रहे थे। पंखुड़ी भी एक चेयर पर बैठ गई। मेड उसके लिए भी सूप लेकर आ गई। पंखुड़ी, वैसे तो मैं पूरे वीक का मेन्यू बनाकर मेड को दे देती हूँ, पर अगर तुम्हें कोई खास डिश खाने का मन हो तो मुझे बता देना। हाँ, मैं मेड से कह दूंगी। आंटी ने प्यार से पंखुड़ी की ओर देखते हुए कहा। पंखुड़ी सूप पीते हुए बोली, थैंक्स आंटी, लेकिन मेरी ऐसी कोई खास पसंद नहीं है, मैं तो हर चीज खा लेती हूँ। निया बड़ी खामोशी से पंखुड़ी को घूरती हुई सूप पी रही थी। पंखुड़ी की बात सुनते ही निया ने गंभीर लहजे में पूछा, विल यू कम टू द कॉलेज विद मी टुमारो? पंखुड़ी ने जल्दी से कहा, ओह यस ऑफ कोर्स। डिनर खत्म होते ही पंखुड़ी ने निया और आंटी को गुड नाइट कहा, फिर सीधे अपने रूम में चली गई। कल सुबह की प्लानिंग के बारे में सोचती हुई वो बेड पर लेट गई। इधर महक दोपहर बाद से अब तक गहरी नींद में ही सोई हुई थी। आसपास के एक दो पैसेंजर्स ने विक्रम को टोकते हुए कहा, अरे अब इन्हें उठा दीजिए, कब से बिना खाए पिए सो रही हैं। डिनर करने के लिए तो बोलिए इनसे। विक्रम ने जल्दी से कहा, एक्चुअली इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने दवाई दी थी इसलिए, लेकिन अभी इन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। मन ही मन विक्रम हंसते हुए महक को देखने लगा। बड़ी ही चालाकी से विक्रम ने महक को बेहोशी की दवा मिला हुआ पानी पिला दिया था। अब तो महक सुबह ही उठने वाली थी, जब गाड़ी मुंबई पहुंच जाएगी। सुबह पंखुड़ी 6 बजे उठकर रेडी हो गई थी। उसने अपने कॉलेज बैग में एक अच्छी सी ड्रेस पैक करके रख ली थी। फिर पंखुड़ी ने कार्तिक को कॉल लगाया। हेलो कार्तिक, गुड मॉर्निंग डियर। कार्तिक ने फौरन रिप्लाई किया, वेरी गुड मॉर्निंग माय लव। मैं तो रात भर बस करवटें बदलते हुए सुबह होने का इंतजार करता रहा। कितनी देर से हुई आज सुबह। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक लिसन वेरी केयरफुली, तुम कॉलेज नहीं, अभी 1 घंटे में सीधे यहाँ मेरे पीजी आ जाओ। मैं ना अभी यहाँ का लोकेशन तुम्हें सेंड कर रही हूँ। यहाँ आकर आंटी से कहना कि तुम राहुल भैया के दोस्त हो और फिर बाकी बातें मैं संभाल लूंगी। ओके, अब जल्दी से रेडी होके चले आओ, बाय। पंखुड़ी ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल भी अपने बैग में रख दिया। फिर आराम से गुनगुनाती हुई मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक हुआ और निया की आवाज आई, पंखुड़ी रेडी हो गई हो या नहीं? हमें ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाना है आज। पंखुड़ी ने जल्दी से दरवाजा खोलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग निया, मैं तो कब से रेडी हो गई हूँ। ये देखो मैंने तो बैग भी पैक कर लिया है। निया के चेहरे पर राहत सी झलकी। उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड, चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर कॉलेज चलते हैं। कल तो तुमने कॉलेज अटेंड किया ही नहीं, अब एडमिशन हो गया है तो कॉलेज में जरा सीरियसली स्टडीज भी कर लो। पंखुड़ी ने खामोशी से गर्दन हिला दी और निया के साथ चल पड़ी ब्रेकफास्ट करने। पंखुड़ी सोच रही थी, निया तो एकदम हॉस्टल वार्डन की तरह बिहेव कर रही है। शायद बचपन से आंटी ने इसे एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा है। आंटी ने आज ब्रेकफास्ट में कुरकुरे वेज कटलेट्स बनवाए थे। निया और पंखुड़ी दोनों ही मजे से कटलेट्स खाने लगी। पंखुड़ी ऊपर से तो निया के साथ हंस बोल रही थी, पर अंदर ही अंदर पंखुड़ी का ध्यान बंगले के गेट पर लगा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कार्तिक यहाँ बस अब आने ही वाला होगा। निया और पंखुड़ी कटलेट खत्म करके अभी पानी पी रहे थे कि डोरबेल बजने की आवाज आई। पंखुड़ी ने जल्दी से ग्लास टेबल पर रखा और टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछने लगी। आंटी दरवाजा खोलने गई और फिर उन्होंने दरवाजे से ही पंखुड़ी को पुकारा, पंखुड़ी कम हियर बेटा। पंखुड़ी उठकर लपकती हुई दरवाजे के पास भागी। निया भी फौरन उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। पंखुड़ी को देखती आंटी बोली, पंखुड़ी ये कार्तिक है, तुम्हारे राहुल भैया का फ्रेंड। पंखुड़ी ने जल्दी से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते कार्तिक जी, आज सुबह भैया ने मैसेज करके बताया था आपके बारे में। आंटी और निया कुछ पूछती उससे पहले ही पंखुड़ी आंटी के करीब जाकर बोली, आंटी वो राहुल भैया ने मुझे मैसेज करके बताया था सुबह, भैया ने मुझे कार्तिक जी के घर जाने के लिए कहा है। आज कार्तिक जी के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, और भैया भी सीधे वहीं पहुंचने वाले हैं। आंटी ने कार्तिक को देखकर पल भर के लिए सोचा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, ओके पंखुड़ी, तुम जाओ कार्तिक के साथ, बट कोशिश करना कि रात को लेट ना हो। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी आंटी, मैं शाम को 7 बजे तक ही आ जाऊंगी। फिर पंखुड़ी ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और निया की तरफ जल्दी से बाय कहते हुए हाथ लहराकर कार्तिक के साथ बाहर निकल गई। गेट के बाहर खड़ी टैक्सी में कार्तिक और पंखुड़ी के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से रवाना हो गया। गाड़ी के जाते ही निया की ओर देखते हुए आंटी बोली, व्हाट हैपेंड निया, कि सोच में डूबी और एक कॉलेज नहीं जाना है क्या बेटा? निया ने अचानक अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम यू नो मुझे पंखुड़ी की एक्टिविटीज ना बहुत ही सस्पिशियस लग रही हैं। हाय निया, ऐसा क्यों बोल रही हो? आंटी ने हैरत से पूछा। निया ने सर्द लहजे में कहा,
वहाँ वो कल रात जब मैं पंखुड़ी के रूम में गई थी ना, तो उसके कपड़ों में से मेंस ड्यू की स्मेल आ रही थी। मैंने जब उसे टोका तो पंखुड़ी ने बात बना दी, और आज जब ये कार्तिक आया ना तो उसके कपड़ों से भी वही सेम स्मेल आ रही थी। ममा, ओह गॉड, तुम क्या सच बोल रही हो निया? क्या सच में पंखुड़ी के कपड़ों से मेंस ड्यू की स्मेल आ रही थी? आंटी ने शॉक्ड होकर पूछा। निया गुस्से में बोली, मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, झूठ नहीं बोल सकती आपसे कभी। वो पंखुड़ी आए तो आप उससे खुद पूछ लेना। आई थिंक कार्तिक इज श्योरली पंखुड़ीज बॉयफ्रेंड। आंटी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने रुखाई से कहा, मैं आज पंखुड़ी से सीधे सीधे पूछ कर ही रहूंगी, आखिर उसका इरादा क्या है? वो यहाँ दिल्ली पढ़ने आई है या फिर बॉयफ्रेंड के साथ सैर सपाटा करने आई है? निया बोली, मामा पंखुड़ी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देना कि उसने स्टडीज पर फोकस नहीं किया तो आप उसके भैया को सब बता देंगी। आंटी गुस्से से पंखुड़ी के बारे में सोचते हुए अंदर चली गई। इधर पंखुड़ी और कार्तिक दोनों टैक्सी की बैक सीट पर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। टैक्सी बड़ी तेजी से यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी। पंखुड़ी को लग रहा था बस वक्त यहीं थम जाए और वो कार्तिक के प्यार में यूं ही डूबी रहे। इधर सुबह 10 बजे जब ट्रेन CST पहुंची तो पैसेंजर्स जल्दी जल्दी अपना सामान लिए हुए उतरने की हड़बड़ी करने लगे। महक तो अब भी अपनी बर्थ पर पहले की ही तरह बेखबर सोई हुई थी। उसके पास बैठा हुआ विक्रम आराम से अपना बैग पैक करके सिगरेट पी रहा था। सामने वाली बर्थ के एक पैसेंजर ने अपना बैग लिए उतरते हुए हैरानी से कहा, अरे मुंबई जाने वाली थी ये लड़की भी, इसे उठा दो भैया, कल दोपहर से ही सो रही है ये। विक्रम बड़े इत्मीनान से बोला, डोंट वरी भाई साहब, मैं इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने इसके भाई को मैसेज कर दिया स्टेशन आने के लिए, वो बस अभी आता ही होगा, फिर मैं और इसका भाई ले जाएंगे इसे संभाल कर। पैसेंजर वहां से चला गया। विक्रम ने अब महक का बैग भी उठा लिया। इतने में मनु वहां आ गया। शक्ल और कपड़ों से मनु एकदम छटा हुआ बदमाश लग रहा था। विक्रम ने मनु को देखते ही हाथ हिलाया और अपने पास आने का इशारा किया। मनु वहां लपकते हुए पहुंचा और जैसे ही उसने महक को देखा वो खुशी से झूमते हुए विक्रम से लिपट गया। अब तक डिब्बे में मौजूद लगभग सारे पैसेंजर्स नीचे उतर चुके थे। पूरा डिब्बा खाली हो गया था। विक्रम ने महक के कंधे को सहारा देते हुए एक तरफ से हल्के से उठाया और दूसरी तरफ से मनु ने आकर महक को थाम लिया। फिर दोनों ने मिलकर महक के गाल पर थपकी सी देते हुए उससे कहा, चलो चलो मुंबई आ गए हम, जल्दी से उतरो ट्रेन से। महक आधी बेहोशी में अपनी पलकें मूंदे मूंदे ही उन दोनों के साथ चलने लगी। ट्रेन से नीचे उतरते ही विक्रम ने अपना और महक का सारा सामान मनु को थमाया और खुद महक के कंधे में हाथ डालकर उसे सहारा देते हुए गेट की तरफ चल दिया। गेट पर खड़े टीसी ने कुछ हैरानी से महक को देखते हुए विक्रम से पूछा, क्या हुआ इन्हें, इस तरह से आंखें बंद किए क्यों चल रही हैं ये? विक्रम ने जल्दी से टिकट टीसी को देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है सर इनको। एक्चुअली मेरी वाइफ को ट्रेन में अचानक वॉमिटिंग होने लगी थी। मैंने अपनी वाइफ को दवाइयाँ दी तो वॉमिटिंग तो बंद हो गई, पर अब इसे बहुत नींद आ रही है। गेट से बाहर निकलते ही पार्किंग में पहुंचकर विक्रम ने महक को संभालते हुए उसे मनु की गाड़ी की बैक सीट में बैठा दिया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। मनु ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जल्दी से वहां से दूर निकल गया। आधी बेहोशी में महक अपनी पलकें मूंदे हुए विक्रम एके विकी के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। विक्रम ने अपने एक हाथ से महक को सहारा देते हुए सीट पर ठीक तरह से बैठा रखा था। जैसे ही गाड़ी स्टेशन से दूर निकल आई, विक्रम ने महक के बालों से खेलते हुए कहा, यार मन्नू, इस फुलझड़ी के तो हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हम बाकी की जिंदगी आराम से दिवाली ही मनाते रहेंगे। मन्नू ने मक्कारी से हंसते हुए कहा, रियली यार विक्की, इस बार तो हमारे हाथ सीधे जैकपॉट ही लग गया है। यार ये तो बता, तूने ये गोल्डन फिश फंसाई कैसे? विक्की अपनी एक आंख दबाकर बोला, अरे ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है मन्नू। बड़े बड़े 30 मार खां को मैंने धूल चटा दी है तो ये बेचारी भोली भाली सी लड़की है। कहती थी कि मुंबई किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, पर अपन तो देखते ही पहचान गया था बिडू कि ये भोली भाली चिड़िया तो घर से भाग कर ही मुंबई जा रही है। बस अपना जाल बिछाया अपन ने और चिड़िया दाना चुगते ही बेहोश। फिर विक्की और मनु जोर जोर से कह लगाने लगे। इधर राहुल ने पीयू के पास जाकर उसे महक का मोबाइल दिखा दिया। मोबाइल में सेव्ड कबीर और महक की रोमांटिक पिक्चर्स देखते ही पीयू एकदम शॉक्ड रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो टकटकी लगाए हुए मोबाइल की ओर देखती ही रह गई। राहुल अब पीयू की ओर सीधे देखते हुए सर्द लहजे में बोला, ये मोबाइल महक का है, इसमें सेव्ड कबीर और महक की पिक्चर्स देखकर अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि कबीर एक लोफर और आवारा किस्म का लड़का है। उसने खुद कबूल किया है कि उसने अब तक दर्जनों लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। और पीयू यही नहीं, कबीर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसे और जेवर भी मांगता था। पीयू ने अपनी भीगी हुई आंखों से राहुल की ओर देखा। राहुल के चेहरे पर सच्चाई की चमक थी। पीयू को अब यकीन हो गया था कि राहुल जो भी बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। राहुल ने आगे कहा, महक तुम्हें कबीर के चंगुल से बचाना चाहती थी,
इसलिए उसने पहले तुम्हें समझाने की कोशिश की और फिर कबीर को भी वार्निंग दी, लेकिन कबीर ने महक को ही ब्लैकमेल करना चाहा। उसने हमारे परिवार की इज्जत उछालनी चाहिए। महक को जब और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई। पीयू पीयू, अब तो समझ जाओ तुम्हें बचाने के लिए महक ने अपनी परवाह किए बिना घर छोड़ दिया। राहुल की बात सुनते पीयू एकदम से फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, ओह गॉड, मेरी वजह से महक दी को घर छोड़ना पड़ा। मैं कितनी स्टूपिड थी जो कबीर को अपना लाइफ पार्टनर मान बैठी थी। पंखुड़ी की मम्मी ने जल्दी से पीयू को संभालते हुए कहा, बेटा बेटा, अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। पीयू, तुम प्रॉमिस करो बेटा कि अब से सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ही फोकस करोगी। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है महक ने अपनी नादानी की। कम से कम अब वही गलती तुम मत रिपीट करना पीयू। पीयू ने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया और जोर जोर से रोती हुई बोली, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मुझे भी अब इस घर से चले जाना चाहिए। मैं नहीं रह सकती अब इस घर में। यहाँ का एक एक कोना मुझे अपनी गलती की याद दिलाता रहेगा। मैं आप सबकी नहीं, महक दी की भी कसूरवार हूँ। फिर पीयू तेजी से दौड़ती हुई मिस्टर माथुर के पास पहुंची। उसने सिसकते हुए कहा, डैड, आप मुझे हॉस्टल भेजना चाहते थे ना, तो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत दूर हॉस्टल भेज दीजिए। मैं आप लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ डैड। मिस्टर माथुर की आंखें भी छलक उठी। उन्होंने पीयू को गले से लगा लिया, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं नेक्स्ट वीक ही तुझे देहरादून के किसी अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल में भिजवा दूंगा। वहां रहकर तू अपनी पिछली जिंदगी को भूल सकेगी। पीयू ने हाथ जोड़े और धीमे से बोली, डैड, आप प्लीज किसी भी तरह से महक दी को तलाश करके वापस घर ले आइए। वो मेरी वजह से घर छोड़कर गई है। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाऊंगी डैड। डोंट वरी पीयू, मैं और डैड मिलकर महक को जल्दी ही तलाश कर लेंगे। वो शायद अपनी किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी या फिर किसी जान पहचान वाले के साथ यहाँ से कहीं दूर चली गई होगी। तू चिंता मत कर, महक वापस घर आ जाएगी। राहुल ने आकर पीयू को समझाया। पीयू रोती से सकती हुई वापस पंखुड़ी की मम्मी के पास ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। उसकी मम्मा तो खुद इतनी गिल्टी फील कर रही थी कि वो पीयू के सामने तक नहीं आई। इधर पंखुड़ी और कार्तिक दोनों आगरा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट में लंच किया। लंच करके फिर उन्होंने ताजमहल की तरफ रुख किया। ताजमहल पहुंचते ही पंखुड़ी तो जैसे हिप्नोटाइज होकर एक टक संगमरमरी ताजमहल को देखने लगी। कार्तिक ने पंखुड़ी के दोनों हाथ पकड़े और फिर उन्हें बड़े प्यार से किस करते हुए बोला, माय लव, आज इस ताजमहल के सामने मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए ही जीऊंगा। जैसा तुम कहोगी ना, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी, मैं आंख मूंद कर बस वही करता जाऊंगा। पंखुड़ी ने इमोशनल होकर कार्तिक को अपनी बाहों में भर लिया। तभी सामने खड़े कुछ फोटोग्राफर्स फटाफट इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे। पंखुड़ी को जैसे ये एहसास हुआ वो शर्मा कर कार्तिक की बाहों से दूर जाने लगी, लेकिन कार्तिक ने पंखुड़ी को और भी ज्यादा मजबूती से अपनी बाहों में कस लिया और फिर सामने फोटो खींच रहे कैमरामैन को अलग अलग पोजेस देते हुए फोटो क्लिक करने का इशारा किया। ताजमहल की खूबसूरती देखते देखते कब दिन ढला और कब शाम हुई पंखुड़ी को पता ही नहीं चला। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने कार्तिक और पंखुड़ी को कहा, अब आज का टाइम खत्म हो गया है जी, अब हमें गेट बंद करना है। पंखुड़ी ने चौंक कर आसपास देखा तो सारे टूरिस्ट्स धीरे धीरे करके गेट से बाहर निकल रहे थे। पंखुड़ी और कार्तिक भी एक आखिरी नजर ताजमहल पर डालकर वहां से बाहर चल पड़े। बाहर निकलते ही पंखुड़ी घबराई हुई बोली, ओह गॉड कार्तिक, मुझे तो शाम ढलते वापस पीछे पहुंचना था, पर अब तक तो हम आगरा में ही हैं। कार्तिक ने नरमी से कहा, डोंट वरी पंखुड़ी, हम जल्दी वापस पहुंच जाएंगे। यहाँ से अब हमें सीधे दिल्ली के लिए तो निकलना है। बस रास्ते में रुक कर डिनर करेंगे और फिर तुम्हें पीजी में ड्रॉप करके मैं होटल चला जाऊंगा। पंखुड़ी ने चिंतित होकर अपनी घड़ी में देखा, फिर जल्दी जल्दी कार्तिक के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी फुल स्पीड से चल पड़ी थी दिल्ली की तरफ। पंखुड़ी बार बार घबराई हुई सी गाड़ी से बाहर देख रही थी। बाहर अब एकदम गहरा अंधेरा छा गया था। अचानक ही मौसम ने करवट बदली और देखते देखते तेज बारिश शुरू हो गई। तेज मूसलाधार बारिश और रह रहकर चमकती बिजलियों के बीच टैक्सी तेजी से भाग रही थी। मौसम की मस्ती देखकर कार्तिक भी मस्ती में गुनगुना रहा था, लेकिन पंखुड़ी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अचानक टैक्सी एक झटके से रुक गई। पंखुड़ी ने चौंक कर देखा, आसपास सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। कार्तिक ने हैरानी से कहा, गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ सुनसान में? ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा, साहब लगता है इंजन में पानी चला गया, एकदम बंद पड़ गई है गाड़ी तो। पंखुड़ी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नो, कुछ भी करके गाड़ी स्टार्ट करो तुम भैया, मुझे दिल्ली पहुंचना है, जल्दी से जल्दी। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था। पंखुड़ी ने घबराते हुए कार्तिक से पूछा, ओह गॉड,
अब मैं कैसे पहुंच पाऊंगी टाइम पर? कार्तिक ने पंखुड़ी के कंधे पर हाथ रखा और सॉफ्टली बोला, डोंट वरी डियर, अभी जल्दी ही टैक्सी स्टार्ट हो जाएगी और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई टैक्सी में तो मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ ना कैब बुलाने की, ओके? पंखुड़ी ने कुछ सोचते हुए गर्दन हिला दी। कार्तिक ने अपना मोबाइल निकाला, पर यह क्या, सिग्नल ही नहीं था मोबाइल का, 0 नेटवर्क बता रहा था मोबाइल पर। कार्तिक ने पंखुड़ी को जानबूझकर सिग्नल के बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि पंखुड़ी ये सुनते ही और भी ज्यादा डर जाएगी। पंखुड़ी ने ड्राइवर से बेचैन होकर कहा, भैया जल्दी से कुछ कीजिए ना आप, हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है, इंजन को रिपेयर करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। ड्राइवर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे तो नहीं लगता है मैडम कि अब ये गाड़ी 4-5 घंटे से पहले स्टार्ट होगी। कुछ ही देर में गाड़ी का एसी भी बंद पड़ गया। विंडो ओपन करते ही बहुत तेज बारिश की बौछारें गाड़ी के अंदर आने लगी। कार्तिक ने पंखुड़ी को समझाते हुए कहा, पंखुड़ी लगता है हमें गाड़ी छोड़कर कहीं दूसरी जगह सर्च करनी होगी, गाड़ी में तो ज्यादा देर तक हम नहीं बैठ पाएंगे। पंखुड़ी लगभग रोते हुए बोली, कार्तिक बाहर भी एकदम अंधेरा हो गया है, अब इस तेज बारिश और अंधेरी रात में हम कहाँ जगह ढूंढेंगे? कार्तिक ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आई थिंक यू शुड सिट हियर एंड आई विल गो आउट विद द ड्राइवर एंड लुक फॉर सम हेल्प। पंखुड़ी और भी ज्यादा घबरा उठी, नो 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 कार्तिक नो, मैं यहाँ अकेली नहीं बैठ सकती गाड़ी में, अंधेरी रात में सुनसान इलाके में बारिश के बीच में मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तुम ना मुझे भी अपने साथ ले चलो कार्तिक। कार्तिक ने पंखुड़ी को प्यार से समझाते हुए बोला, हो पंखुड़ी तुम क्यों घबरा रही हो बेबी, मैं और ड्राइवर बस 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। पंखुड़ी को समझा बुझाकर कार्तिक और ड्राइवर गाड़ी से निकले और एक छतरी पकड़े अपनी मोबाइल टॉर्च की हेल्प से उस अंधेरी और बरसाती रात में किसी शेल्टर या हेल्प की तलाश में चल पड़े। पंखुड़ी डर से सहमे हुए गाड़ी की बैक सीट पर बैठे बैठे बाहर अंधेरे में ही कार्तिक और ड्राइवर को तब तक देखती रही जब तक कि वो दोनों उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। पंखुड़ी ने मोबाइल चेक किया पर मोबाइल का नेटवर्क अब भी गायब था। कार्तिक ने परेशान आवाज में ड्राइवर से कहा, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा भैया, अब इस बारिश में आखिर और कितनी दूर तक जाएंगे हम? ड्राइवर सिर झटकते हुए बोला, साहब इस रूट पर मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ आसपास कोई आसरा नहीं मिलने वाला है साहब आपको, और मुसीबत यह है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता, नहीं तो मैं कॉल करके जरूर किसी न किसी मैकेनिक को गाड़ी ठीक करने के लिए बुलवा लेता था। कार्तिक के चेहरे पर भी परेशानी झलक उठी। उसने रिस्ट वॉच में समय देखा, रात के 9 बजने वाले थे। आखिर कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो और पंखुड़ी आज रात इसी गाड़ी में ही रहेंगे। कार्तिक ने ड्राइवर को वापस चलने का इशारा किया और दोनों वापस गाड़ी की तरफ चल पड़े। जैसे ही कार्तिक को आते हुए देखा, पंखुड़ी बेचैनी से गाड़ी का दरवाजा खोलती हुई बोली, कार्तिक कार्तिक कोई हेल्प मिली? कार्तिक ने बेबसी से गर्दन हिलाई और हताश आवाज में बोला, सॉरी बेबी, हम दूर दूर तक जाकर देख कर आए पर हमें कोई हेल्प नहीं मिली। इनफैक्ट कोई शेल्टर या कोई घर वगैरह कुछ भी तो नहीं है आसपास। ओह गॉड कार्तिक, तो फिर अब हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे हम सारी रात इस गाड़ी में? हाँ, पंखुड़ी घबराते हुए बोली। कार्तिक ने गाड़ी के बैक सीट पर बैठते हुए कहा, प्लीज पंखुड़ी, प्लीज अंडरस्टैंड बेबी, कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अब रात तो गुजारनी ही होगी ना। अब इस बारिश में भीगते हुए हम रातों रात पैदल पैदल तो दिल्ली जा नहीं सकते। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कार्तिक के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। इधर निया ने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा और अपनी मॉम से बोली, क्यों मॉम, रात के 9 कब के बज चुके हैं, कहाँ है वो पंखुड़ी? हाँ। उसकी मॉम ने गुस्से से कहा, आने दो आज पंखुड़ी को, मैं उससे सीधे सीधे कह दूंगी, अगर यहाँ रहना है तो इस घर के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। निया कुछ बोलती कि उसकी मॉम का मोबाइल बजने लगा। मॉम ने जल्दी से देखा और सीरियस आवाज में बोली, पंखुड़ी के भैया राहुल का कॉल है। पंखुड़ी ने यहाँ से जाने से पहले अपने भैया के मैसेज का ही तो बहाना किया था ना। निया ने अपनी मॉम से मोबाइल लेते हुए कहा, मोबाइल इधर लाओ मॉम। निया ने कॉल रिसीव किया। हेलो हेलो या निया हियर, राहुल ने टेंशन में पूछा। हेलो हेलो निया, राहुल हियर, आई एम ट्राइंग टू कॉल पंखुड़ी बट हर फोन इज नॉट रीचेबल, वेयर इज शी? निया सार्कास्टिक टोन में बोली, oh really, but she told us in the morning that you called her and one of your friends Karthik also came to pick her up. राहुल हैरानी से बोला, what? पंखुड़ी मेरे किसी फ्रेंड के साथ सुबह से गई हुई है, पर मैं तो किसी कार्तिक को नहीं जानता। निया आप सीरियस होकर बोली, मुझे अच्छी तरह से मालूम है राहुल कि तुम किसी कार्तिक को नहीं जानते, क्योंकि कार्तिक को तो पंखुड़ी अच्छे से जानती ही नहीं बल्कि पहचानती भी है। एंड आई एम श्योर कार्तिक और पंखुड़ी दोनों इस वक्त साथ ही होंगे। राहुल एकदम शॉक्ड रह गया निया की बात सुनकर। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी आखिर किस कार्तिक के साथ कहाँ चली गई है। निया के हाथ से अपना मोबाइल लेते हुए उसकी मॉम ने राहुल को बेहद सीरियस टोन में कहा, राहुल, मैंने गौरव के कहने पर पंखुड़ी को यहाँ पीजी रखा था। मुझे लगा कि पंखुड़ी बहुत ही सीधी सादी सी मासूम लड़की है, बट वो तो कल से झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है। सुबह से वो उस लड़के के साथ गई हुई है और अब इतनी रात तक उसका कोई अता पता नहीं है। आई एम सॉरी राहुल, बट मैं एक बेटी की माँ हूँ
मैं इन हालात में पंखुड़ी को अपने यहाँ कैसे रख सकती हूँ बताओ तुम। कल को उसकी देखा देखी मेरी बेटी भी बिगड़ गई तो कहाँ जाऊंगी मैं। राहुल शर्मिंदा होते हुए बोला, अब प्लीज आंटी, मैं कल ही वापस दिल्ली पहुंच रहा हूँ। मैं आपके यहाँ आकर आपके सामने पंखुड़ी को अच्छी तरह से समझा दूंगा। मुझे लगता है कि पंखुड़ी जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस गई है, नहीं तो वो ऐसी लड़की नहीं है आंटी जो यूं रात भर किसी लड़के के साथ घूमती फिरती रहे। आंटी बोली, ओके, तुम गौरव के फ्रेंड हो इसलिए मैं पंखुड़ी को एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें कल शाम को हमारे घर आकर पंखुड़ी को समझाना ही होगा। राहुल ने फौरन हामी भर दी और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वो गहरी सोच में डूब गया। राहुल का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। उसे पंखुड़ी की फिक्र होने लगी। वो बुदबुदाया, हाँ पंखुड़ी कहाँ चली गई हो तुम। इधर पंखुड़ी नींद और भूख से बेहाल घर पहुंचने की फिक्र में बेचैन थी। कार्तिक बार बार उसे हिम्मत बंधा रहा था, पर पंखुड़ी थी कि उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। ड्राइवर ने अपना लंच बॉक्स खोला और नरमी से बोला, साहब वैसे तो हमारे पास सिर्फ सूखी रोटियां और मिर्ची की चटनी है, लेकिन आप दोनों भूखे रहेंगे और हम अकेले खा लें ये हमसे नहीं हो सकेगा। प्लीज साहब, आप दोनों हमारे टिफिन से एक एक रोटी खा लीजिए। पंखुड़ी ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन कार्तिक ने उसे ड्राइवर की बात समझाई कि फिर वो बेचारा भी भूखा ही रह जाएगा। तो पंखुड़ी ने बेमन से आधी रोटी खा ली। उनके पास पानी की 2 बॉटल्स रखी थी। दोनों ने पानी पिया और फिर मोबाइल टॉर्च ऑफ करके खामोशी से सीट पर सिर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगे। ड्राइवर तो कुछ ही देर में आगे वाली सीट पर लेटकर गहरी नींद में डूब गया। पंखुड़ी ने आंखें तो बंद कर ली थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस फिक्र में थी कि जब अपने पीजी पहुंचेगी तो आंटी और निया को क्या जवाब देगी। कार्तिक के दिल में अजीब तरह की हलचल मच रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर अंधेरा, और साथ में बैठी थी पंखुड़ी। कार्तिक को लगा जैसे पंखुड़ी के बदन से उठ रही खुशबू से पंखुड़ी की ओर किसी चुंबक की तरह खींच रही है। कार्तिक का गला सूखने लगा, उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बगल में बैठी पंखुड़ी को अपनी बाहों में समेट लिया। बरसती हुई रात में ठंडी ठंडी फुहारों के बीच कार्तिक की प्यार भरी बाहों में पंखुड़ी सिमटी हुई सो गई। पर कार्तिक को नींद नहीं आ रही थी। वो तो बेचैनी से पंखुड़ी के बालों को सहलाते हुए बैठा था। इधर महक की बेहोशी टूटी तो उसने अपनी बंद पलकों को बड़ी मुश्किल से खोलते हुए इधर उधर देखा तो एक छोटे से कमरे में थी। कमरे में एक नीले बल्ब की हल्की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। महक चौंक कर उठ गई। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और कमरे का दरवाजा भी बंद था। महक ने हैरानी से सोचा, मैं तो ट्रेन में थी, ये इस रूम में कैसे आ गई और ये रूम किसका है। महक अब लड़खड़ाते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। महक ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो प्लीज। महक की आवाज देते ही कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और 2 बाउंसर जैसे दिखने वाले शख्स कमरे में आ गए। उन दोनों ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लेदर पैंट पहनी हुई थी। चेहरे से ही लग रहा था कि दोनों खतरनाक गुंडे किस्म के हैं। महक ने जैसे ही उन दोनों को देखा, शॉक्ड होकर खड़ी की खड़ी रह गई। एक बाउंसर ने महक के पास आते हुए बड़ी मक्कारी से हंसते हुए कहा, क्यों चिल्ला के खराब कर रही है अपना गला है। महक अब और डर और हैरानी से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो ट्रेन से मुंबई जा रही थी ना, यहाँ कैसे आ गई? दरवाजे के पास खड़ा दूसरा बाउंसर अब कुछ गुस्से से महक की ओर बढ़ा। फिर उसने एक झटके से महक के बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, आवाज नीची रख, यहाँ अपनी जुबान चलाई ना तो कैंची से कतर दूंगा। बाल खींचने से महक की आंखों में दर्द के मारे आंसू बह निकले। वो दर्द से कराहती हुई बोली, प्लीज प्लीज मेरा बाल छोड़ो तुम, प्लीज। तभी कमरे में एकदम से विदेशी परफ्यूम की तेज खुशबू फैल गई। महक ने चौंक कर सामने देखा। एक 30 से 32 साल की युवती सिल्क का स्लीवलेस गाउन पहने, हाथों में सुलगती हुई सिगरेट पकड़े खड़ी हुई महक को ही घूरे जा रही थी। उस युवती को देखते ही दोनों बाउंसर्स एकदम से सीधे होकर सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। युवती अपने हाई हील सैंडल्स खटखट करती हुई महक के करीब पहुंची। उसने अपने एक हाथ से महक के बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, ओह गॉड, तुम लोगों को जरा भी अक्ल नहीं है। ऐसी कच्ची नाजुक कली से भला कोई सख्ती से पेश आता है? सच में तुम दोनों पूरे बैल हो, बैल। जाओ यहाँ से और जाकर दरवाजे के बाहर खड़े रहो। महक एकदम से फूट पड़ी। उस युवती का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मैं मुंबई जॉब करने के लिए आई थी, पर समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेन से मैं यहाँ कैसे आ गई। वो दोनों बदमाश मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। अच्छा वो आपने उन दोनों को डांट कर बाहर भेज दिया। युवती ने महक के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ओह चिल चिल माय डियर चिल। मैं सोनिया हूँ और तुम्हें मेरे पास विकी और मनु लेकर आए थे।
तुम मुंबई जॉब करने के लिए आई थी ना, तो यहाँ तुम्हें जॉब ही तो करना है मेरे लिए। महक हैरत से बोली, विक्की और मनु, ये दोनों कौन है और मुझे यहाँ कैसे ले आए वो? सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, Who are Vicky and Manu? How are you here? Leave all these questions and know this, that you will stay with me now forever. सोनिया मुस्कुराते हुए बोल रही थी, पर उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि महक का खून जम गया। महक ने किसी तरह सहमते हुए अपना मुंह खोला, पर आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अभी यहाँ से जाना है। सोनिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो सर्द लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें बच्ची समझकर नरमी से समझा रही थी, हाँ, पर लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। ओके, मैं अभी उन दोनों बाउंसर्स को अंदर बुलाती हूँ, तुम्हें अब वही दोनों समझाएंगे, बट उनका समझाने का तरीका बहुत खतरनाक है। समझ गई ना मेरी बात? हाँ। और सोनिया ने शरारत से अपनी बाईं आंख झपका दी। महक अब डर से कांपते हुए सोनिया से बोली, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज उन दोनों को मत बुलाइए आप यहाँ। सोनिया ने महक के गाल पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरा और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगी, विकी और मनु ने तुम्हारे बदले मुझसे 5 लाख रुपए वसूल किए हैं। अब देखो ना डार्लिंग, मैंने 5 लाख रुपए खर्च करके तुम्हें खरीदा है। बिजनेस में प्रॉफिट का तो सोचूंगी ना। आज रेस्ट कर ले, फिर कल से काम पर लग जा। मुझे पूरा यकीन है कि 1 महीने में ही तू 20 लाख कमा कर देगी मुझे। और हाँ, एक बात और, यहाँ से बाहर भागने की बात सपने में भी मत सोचना। सोनिया की पकड़ से कोई लड़की जिंदा बचकर नहीं जा सकती। महक तो अब सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी। वो समझ गई थी कि सोनिया ने उसे 5 लाख रुपए में किस लिए खरीदा था। सोनिया अपनी बात कहकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही बाउंसर्स ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। महक नीचे फर्श पर बैठकर सिर पटक कर रोने लगी। मनी मन पछताती हुई वो सोच रही थी, क्यों मैं अपना घर और परिवार छोड़कर भागकर यहाँ आ गई। मम्मा और डैड तो कभी नहीं जान पाएंगे कि उनकी प्यारी सी बेटी महक कहाँ और किस हाल में है। महक बड़ी देर तक रोती बिलखती रही, फिर वहीं फर्श पर ही अपने होश खोकर बेसुध सी लेट गई। इधर कार्तिक ने अपनी बाहों में सिमटी हुई पंखुड़ी को प्यार से देखते हुए उसकी गुलाबी नाजुक होठों पर अपनी उंगलियां फिराईं और फिर पंखुड़ी को अपनी बाहों के घेरे में कसने लगा। पंखुड़ी चौंक कर आंखें खोलती हुई बोली, कार्तिक प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। कार्तिक पंखुड़ी को किस करते हुए बेताबी से बोला, ये सुहानी रात बड़ी मुश्किल से मिली है हमें पंखुड़ी। बाहर रिमझिम फुहार और गाड़ी के अंदर हम दोनों। ऐसा गोल्डन चांस फिर जाने कब मिलेगा बेबी। पंखुड़ी ने कार्तिक की बाहों से खुद को छुड़ाते हुए जोर से कहा, कार्तिक प्लीज, तुम अपने होश में नहीं हो। कार्तिक फौरन बोला, तुम मेरे इतने करीब हो तो मैं होश में कैसे रह सकता हूँ। प्लीज पंखुड़ी मेरी बाहों में आ जाओ जान, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। पंखुड़ी ने अब अपने साइड का दरवाजा खोला और बारिश में भीगती हुई अंधेरे में ही बाहर निकल गई। कार्तिक ने उसे जोर से पुकारा, पंखुड़ी पंखुड़ी कहाँ जा रही हो? अंधेरे में कहाँ जा रही हो? तुम वापस आ जाओ प्लीज। लेकिन पंखुड़ी तेजी से भागने लगी। ये देखकर कार्तिक भी गाड़ी से उतरा और पंखुड़ी के पीछे पीछे उसे पुकारते हुए दौड़ने लगा। पंखुड़ी बारिश की परवाह किए बिना तेजी से दौड़ती ही चली जा रही थी। उसके कपड़े पानी में पूरी तरह से भीग गए थे। पंखुड़ी के बालों से भी पानी टपकने लगा था, पर वो भागती ही रही। अचानक अंधेरे में पंखुड़ी को भागते हुए एक बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और वो चीखती हुई नीचे गिर पड़ी। पंखुड़ी ने उठकर खड़ी होने की कोशिश की, पर जैसे ही पंखुड़ी अपने पैरों के सहारे उठी, वो दर्द से बुरी तरह कराहने लगी। उसके पैर में पत्थर लगने की वजह से मोच आ गई थी। पंखुड़ी दर्द से लड़खड़ाते हुए वहीं नीचे मिट्टी और कीचड़ में ही बैठ गई। तभी कार्तिक भी भागते हुए उसके पास आ पहुंचा। बरसते पानी के बीच आधी रात को पंखुड़ी कीचड़ में पड़ी हुई अपना पैर पकड़े हुए दर्द से करा रही थी। जमीन पर पड़े पत्थर से पंखुड़ी के पैर को जबरदस्त चोट पहुंची थी। ऊपर से एकदम घना अंधेरा। पंखुड़ी को लग रहा था अब वो शायद इसी अंधेरे में हमेशा के लिए खोकर रह जाएगी। पंखुड़ी पंखुड़ी प्लीज प्लीज लिसन टू मी। कार्तिक चिल्लाते हुए पंखुड़ी के करीब आ पहुंचा। कार्तिक के हाथ में मोबाइल टॉर्च ऑन था। उसने टॉर्च की रोशनी में पंखुड़ी के पैर को देखा। पंखुड़ी के पैर में स्वेलिंग आ गई थी और उसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो गए थे। कार्तिक ने जैसे ही पंखुड़ी को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, पंखुड़ी जोर से चिल्लाते हुए बोली, डोंट टच मी। कार्तिक ने पंखुड़ी के चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की और पंखुड़ी को जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया। पंखुड़ी और जोर जोर से चीखती हुई बोली, कार्तिक प्लीज मुझे अभी नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ उस गाड़ी में। कार्तिक अब कुछ गुस्से में बोला, डोंट बी इनसेन पंखुड़ी, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है और हमारी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है। गाड़ी में जाकर तुम्हारे पैर की ड्रेसिंग करनी होगी, नहीं तो सुबह तक तुम्हारे पैर में और भी ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी।
पंखुड़ी कुछ और बोलती कि अचानक ही पुलिस सायरन की आवाज से वो बुरी तरह चौंक उठी। कार्तिक भी हैरानी से पुलिस सायरन की आवाज सुनने लगा। कुछ ही पलों में एक तेज सर्च लाइट पंखुड़ी और कार्तिक के ऊपर पड़ी। कार्तिक ने तेज लाइट में किसी तरह अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखने की कोशिश की। तभी उसके कानों में एक कड़कड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कोई भी होशियारी किए बिना चुपचाप लड़की को छोड़ दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कार्तिक और पंखुड़ी दोनों ही पुलिस की बात सुनकर एकदम शॉक्ड रह गए। कार्तिक ने पंखुड़ी को बाहों में थामे हुए ही पुलिस को एक्सप्लेनेशन दी। Sir, I think there's some confusion, sir. We are friends and we came to see Taj here. सामने खड़े पुलिस ऑफिसर ने अब कार्तिक के बिल्कुल करीब आते हुए कहा, Oh, really? पर ऐसा लगता तो नहीं तुम दोनों को देखकर कि तुम दोनों ताजमहल देखने आए थे। यहाँ सुनसान एरिया में अंधेरी रात में बारिश से भीगते हुए तुम दोनों कौन सा ताजमहल देख रहे हो? हाँ, पंखुड़ी अब कार्तिक की बाहों से निकलकर नीचे खड़ी हो गई। पुलिस को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मनी मन अपने आप को कोसने लगी। क्यों आई थी मैं कार्तिक के साथ आगरा? इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब जाने अब मैं कब दिल्ली पहुँच पाऊंगी। पंखुड़ी को इस तरह से रोते हुए देखकर पुलिस ऑफिसर नरमी से बोला, डोंट वरी मिस, अब आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको सुरक्षित आपके घर पर पहुंचा देंगे। आप चलकर हमारी गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज़। पंखुड़ी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो पुलिस को कैसे अपनी बात समझाए। घबराहट से जैसे पंखुड़ी की ज़बान ही जम गई थी। उसने जैसे एक कदम आगे बढ़ाया वो दर्द से कराह उठी। पुलिस ऑफिसर ने जल्दी से आगे बढ़कर पंखुड़ी को सहारा दिया। फिर कार्तिक को घूरते हुए गुस्से से बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इस मासूम सी लड़की का क्या हाल बना दिया तुमने। अब कार्तिक चुप ना रह सका। सॉरी सर, आप हमें गलत समझ रहे हैं, मैं कोई बदमाश या लोफर नहीं हूँ। आई एम एन एग्जीक्यूटिव, मैं एक मुंबई के एमएनसी में काम करता हूँ। ये पंखुड़ी है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये दिल्ली में स्टडीज़ करती है। मैं कल ही मुंबई से दिल्ली आया हूँ और एक होटल में रुका हुआ हूँ सर। आज हम सुबह एक टैक्सी से ताज देखने आए थे। आप चाहें तो हमारी पिक्चर्स देख सकते हैं सर, जो हमने आज ही ताजमहल में ली थी। फिर कार्तिक ने अपना मोबाइल ऑफिसर को देते हुए उसमें सेफ पिक्चर्स ऑफिसर को दिखाई। ऑफिसर ने 2-4 पिक्चर्स देखी, फिर सोचते हुए बोला, ओके ऑल राइट, ये तो प्रूव हो गया कि तुम दोनों ताजमहल देखने आए थे। पर सवाल ये है कि ताज देखने के बाद वापस दिल्ली जाने की जगह यहाँ इस सुनसान जगह पर आधी रात के वक्त क्या कर रहे हो? कार्तिक फौरन बोला, वो सर वो हमारी टैक्सी बिगड़ गई थी और यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ा। हाँ तो गाड़ी में बैठे रहते ना, यहाँ क्यों कीचड़ में लथपथ होते हुए बारिश में भीगते हुए घूम रहे थे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने अपने कानों से इस लड़की की चीख सुनी थी। क्यों सर, सच कहो लड़की, तुम चीख रही थी ना इस लड़के से बचने के लिए? पुलिस ऑफिसर ने पंखुड़ी को घूरते हुए पूछा। पंखुड़ी कुछ बोल नहीं पाए, बस रोते हुए पुलिस ऑफिसर की ओर देखने लगी। पुलिस ऑफिसर ने अब अपने साथ खड़े हुए 2 पुलिसकर्मियों को ऑर्डर दिया, इस लड़की और लड़के को ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाओ। पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्तिक का हाथ पकड़ा और पंखुड़ी को सहारा देते हुए अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। पुलिस ऑफिसर ने टैक्सी ड्राइवर से इंक्वायरी की, तो मैंने दिल्ली से लेकर आए थे ना, तो फिर यहाँ बीच रास्ते में क्यों रुक गए? टैक्सी ड्राइवर हड़बड़ाते हुए बोला, साहब जी वो मेरी गाड़ी पता नहीं कैसे अचानक ही बंद पड़ गई। मैंने बहुत कोशिश की साहब जी, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब क्या करते, फिर यहाँ एक किनारे अपनी गाड़ी लगा कर हाँ हम सो गए। क्या तुम्हें इन दोनों के बारे में कुछ पता है? ये दोनों तुम्हारी टैक्सी में ही आए थे ना दिल्ली से? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। ड्राइवर सिर हिलाते हुए बोला, जी साहब हम इन दोनों को दिल्ली से लेकर आए थे और हमें कुछ मालूम नहीं है सर इन दोनों के बारे में। पुलिस ऑफिसर अब सख्ती से बोला, लेकिन ये तो मालूम होगा ही ना कि अचानक ही ये लड़का और लड़की तुम्हारी गाड़ी से उतरकर बरसते पानी में बाहर क्यों भाग निकले? ड्राइवर ने अब कुछ पल सोचने के बाद धीरे से कहा, साहब जी वो हम तो गहरी नींद में सोए थे, तभी एकदम से अचानक इन मेम साहब के चिल्लाने की आवाज़ आई और हम हड़बड़ा कर जाग उठे। देखा तो मेम साहब चिल्लाती हुई गाड़ी से उतरकर भाग रही थी और ये साहब उनके पीछे पीछे भाग रहे थे साहब। हम तो एकदम हैरान रह गए, लेकिन फिर तभी आपकी गाड़ी यहाँ पहुँची। फिर ड्राइवर ने पुलिस ऑफिसर के कान में दबी दबी ज़बान से कहा, वैसे एक बात है साहब जी, हमें ये मैम साहब बहुत कम उम्र की भोली भाली बच्ची लग रही हैं। लगता है कि इस लड़के ने ज़रूर इस बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ आगरा चलने के लिए मना लिया होगा। ओह, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो क्या तुमने और कोई बात नोटिस की? ऑफिसर ने आँख सिकोड़ते हुए पूछा। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, साहब जी मुझे तो ये साहब बहुत रोमांटिक लगते हैं। बात में ये साहब अपनी बाहों में इन्हें भर लेते थे और कभी कभी किस भी कर लेते थे। ड्राइवर का बयान सुन ऑफिसर ने कार्तिक के पास आकर पूछा, अब तुम दोनों हमारे साथ दिल्ली चलोगे। पहले हम इस लड़की के एड्रेस पर जाएंगे, वहाँ पूछताछ करके फिर हम उस होटल में जाएंगे जहाँ पर तुम ठहरे हुए थे। अचानक पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगी, फिर बिलखते हुए बोली, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। समय जिस पीजी में रहती हूँ उनकी ओनर से झूठ बोलकर मैं दिल्ली से आगरा आई थी। अगर आप वहाँ गए तो वो मुझे फौरन अपने घर से निकाल देंगी सर, और कहीं मेरे भाई को इस बारे में पता चला तो वो जाने क्या कर बैठेगा। कार्तिक भी रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ सर प्लीज़, आप हमें माफ़ कर दीजिए,
ऐसे हम दोनों ने कोई जुर्म नहीं किया है, हम दोनों ही बालिग हैं और अपनी मर्जी से ताजमहल देखने आए थे। अब अनफॉर्चुनेटली गाड़ी खराब होने की वजह से हम यहाँ बीच रास्ते में अटक गए, नहीं तो हमारी प्लानिंग तो शाम को ही दिल्ली वापस पहुँचने की थी। ऑफिसर ने सोचते हुए कहा, सिचुएशन देखते हुए हमें इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी। चलिए दिल्ली चलकर ही अब ये मैटर सॉल्व होगा। टैक्सी ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर नोट करके पुलिस ने कार्तिक और पंखुड़ी को अपनी गाड़ी में बैठाया और फराटे से दिल्ली की तरफ चल पड़े। पंखुड़ी और कार्तिक को अपनी पुलिस जिप्सी में बैठाकर पुलिस तेजी से दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। पंखुड़ी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो रोते रोते सोच रही थी, उफ, मियां और आंटी मुझे पुलिस के साथ इस हालत में देखेंगी तो फौरन मेरा सारा सामान निकालकर घर से बाहर फेंक देंगी। और कहीं राहुल भैया को उन्होंने ये सब बता दिया तो इस दुनिया में एक राहुल भैया ही तो है जिनके सहारे मैं अपने आप को सेटल करने दिल्ली आई थी। कार्तिक के दिलो दिमाग में भी जैसे कोई तूफान उमड़ रहा था। उसे अपने को लेकर नहीं, पंखुड़ी को लेकर चिंता हो रही थी। कार्तिक को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि अब इस इंसिडेंट के बाद वो शायद पंखुड़ी से कभी भी मिल नहीं पाएगा। अंधेरी रात में पुलिस जिप्सी जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, पंखुड़ी का दिल बैठा जा रहा था। कार्तिक ने धीमे से कहा, पंखुड़ी प्लीज डोंट क्राई बेबी, इतना क्यों रो रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों घबरा रही हो? पंखुड़ी ने सुबकते हुए कहा, ओ कार्तिक, तुम साथ हो इसीलिए मैं इतना घबरा रही हूँ। हमें इस तरह से झूठ बोलकर आगरा नहीं आना चाहिए था। इस गलती के लिए मुझे राहुल भैया कभी माफ नहीं करेंगे। पंखुड़ी की बात सुनते ही आगे बैठा पुलिस ऑफिसर बोला, अब रोने से क्या फायदा मिस, ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी तुम्हारी उम्र में अक्सर ही लड़कियां इमोशंस में बहकर अपने परिवार को बिना बताए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने निकल जाती हैं। फिर कार्तिक को घूरते हुए ऑफिसर ने कहा, इस लड़की की किस्मत अच्छी थी जब हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो। पंखुड़ी मुंह छुपाकर फपक पड़ी। कार्तिक को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, पर अब वो कर ही क्या सकता था। इधर महक बहुत ही बेचैनी से उस छोटे से बंद कमरे में इस तरह चक्कर लगा रही थी जैसे किसी जंगल के खूंखार शेरनी को पिंजरे में बंद कर दिया हो। महक बुदबुदाई, मेरे पास बस ये आज ही की रात है। अगर मैं आज की रात इस कमरे से आज़ाद नहीं हो पाई तो फिर शायद पूरी जिंदगी मुझे उस मक्कार सोनिया मैडम की गुलामी करनी पड़ेगी। पर कैसे निकलूं इस कैद से? बाहर तो गुंडे पहरा दे रहे हैं, महक ने सोचा। अचानक महक के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसने एक तरफ पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई और उसमें रखा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लिया। महक के बाल और कपड़े पानी से तरबतर हो गए। फिर महक ने फर्श पर लौटते हुए जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, ओह गॉड, ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ ही मिनटों में कमरे का दरवाजा खुला और दोनों गुंडे कमरे में चले आए। उन्होंने महक को यूं फर्श पर लौटते हुए और चीखते चिल्लाते हुए देखा तो शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक गुंडा भागते हुए सोनिया मैडम को बुला लाया। सोनिया मैडम ने आते ही फर्श पर तड़प रही महक के बाल पकड़े और गुस्से से चिल्लाई, व्हाट रबिश, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने आधी रात को? ये सब नौटंकी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। महक अब और भी ज्यादा तड़पते हुए चीखने लगी, ओह गॉड, मेरी जान निकल रही है, दर्द के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। एक गुंडे ने महक को गौर से देखते हुए सोनिया मैडम से कहा, मैडम इस लड़की के बाल और कपड़े पसीने से भीग गए, मुझे तो लगता है इसे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा गुंडा भी सिर हिलाते हुए बोला, मैडम कहीं ये अपने यहाँ मर गई तो फालतू में पुलिस का लफड़ा हो जाएगा मैडम। सोनिया मैडम के चेहरे पर परेशानी झलकी। वो महक के गाल पर एक चपत लगाती हुई बोली, अरे क्या हो गया तुझे, सच सच बता, नहीं तो अभी के अभी यही मार के फेंक दूंगी। महक रोती कराती हुई बोली, मार ही डालो मुझे, कम से कम इस दर्द से छुटकारा तो मिलेगा। मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। डॉक्टर ने 10 दिन में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा है। अब उसमें तो 15-20 लाख रुपए लगेंगे। इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगी मैं लाखों रुपए? मैं इसलिए यहाँ मुंबई आ रही थी किसी सरकारी अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करवाने। सोनिया गुस्से से फट पड़ी, ओह गॉड, उस विक्की और मन्नू से तो मैं अपने पैसे वसूल के रहूंगी। कमबख्तों ने न जाने कहां से इस मरगिल्ली बीमार को लाकर मेरे सिर पटक दिया। महक अचानक जोर जोर से चीखते हुए एकदम से अपनी गर्दन लटकाकर बेहोश पड़ गई। एक गुंडे ने घबराए हुए लहजे में कहा, मैडम इस लड़की को जल्दी से यहाँ से बाहर कर दो, देरी हो गई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। सोनिया मैडम ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जल्दी लेकर जाओ इस बीमारी को और कहीं जाकर मोड़ पर फेंक कर आ जाओ, और देखना पुलिस की नजर ना पड़े तुम लोगों पर। बेहोशी का ड्रामा कर रही महक ने मनी मन सुकून की सांस ली। आखिर उसकी चाल कामयाब रही, लेकिन अभी भी उसके सिर पर गुंडों का खौफ था, इसलिए महक गर्दन लटकाए बेहोश ही पड़ी रही। दोनों गुंडों ने महक को उठाया और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। महक ने महसूस किया कि गुंडे उसे किसी कार की डिक्की में भर रहे हैं। जैसे ही गुंडों ने महक को गाड़ी की डिक्की में डालकर डिक्की बंद की, महक ने अपनी आंखें खोल दी, पर डिक्की में अंधेरा था
फन टिक्की में महक का दम घुटने लगा। वो बुरी तरह से बेचैन होने लगी, पर होंडों के डर के मारे महक चीख चिल्ला नहीं रही थी। करीब 20 मिनट बाद ही अचानक से गाड़ी झटके से रुक गई। एक गुंडा बोला, अरे यार सामने पुलिस खड़ी है, हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है पुलिस। दूसरे गुंडे ने डरते हुए कहा, अरे बाप रे, अपन तो लंबे चले जाएंगे अंदर। पुलिस को डिक्की में लटकी तो मिल ही जाएगी और पुलिस हम पर गिद्ध की तरह टूट पड़ेगी। किडनैपिंग, मर्डर और जाने कौन कौन सा सेक्शन हम पर लगा देगी पुलिस। पहला गुंडा सोचते हुए बोला, अरे अब यहाँ से यू टर्न भी नहीं ले सकते, पुलिस हमारे मुड़ते ही फौरन पीछे लग जाएगी। दूसरा गुंडा बोला, सुने काम कर, गाड़ी किनारे पर लगा दे, मैं अंधेरे में धीरे धीरे जाकर ना डिक्की तक पहुंचता हूँ और उस लड़की को बाहर निकाल कर यहीं सड़क किनारे डाल देता हूँ। फिक्र मत कर, पुलिस की नज़र अभी हम पर नहीं है, वो तो आगे खड़ी हुई गाड़ियों की चेकिंग कर रही है ना, और फिर हमारे पीछे भी इस वक्त कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, यही मौका है हमारे पास यार, जल्दी कर। गाड़ी ड्राइव करे गुंडे ने फटाफट गाड़ी को साइड में खड़ा किया। दूसरा गुंडा चुपके से बाहर निकला और घुटनों के बल चलते हुए डिक्की तक जा पहुंचा। डिक्की को हल्के से खोलकर गुंडे ने महक को बाहर खींच लिया, फिर धीरे धीरे महक को घसीटकर सड़क किनारे डाल दिया। अंधेरी रात में गुंडे ने महक को गाड़ी से बाहर किया और फिर अपनी गाड़ी में वापस जाकर बैठ गया। सामने बैठे गुंडे ने गाड़ी स्टार्ट किया और आराम से आगे चल दिया। गुंडों की गाड़ी जब तक दूर नहीं निकल गई तब तक महक उसी तरह सड़क के किनारे पड़ी रही। महक के शरीर में डिक्की के झटके और फिर गुंडों के घसीटने की वजह से सचमुच बहुत दर्द होने लगा था, लेकिन वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए बेहोशी का ड्रामा किए पड़ी रही। करीब 10 मिनट बाद अचानक ही महक को अपने करीब एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। महक का दिल कांप उठा, कहीं फिर से वही गुंडे तो नहीं आ गए। महक डरते हुए सोच रही थी कि तभी उसने एक आवाज़ सुनी, ओ गॉड नितिन, देख तो यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है। महक सड़क किनारे बेहोशी का ड्रामा किए पड़ी थी और उसका दिल बुरी तरह से कांपने लगा। वो सोच रही थी कहीं वो फिर से तो बदमाशों के चंगुल में नहीं फंस जाएगी। तभी एक शख्स ने आगे बढ़कर अपनी मोबाइल टॉर्च की लाइट महक के चेहरे पर डाली और फिर अपने साथ वाले आदमी से बोला, यार इसकी सांसें चल रही हैं और शक्ल सूरत से अच्छे घर की दिख रही है, पता नहीं यहाँ सड़क किनारे कैसे पड़ी है। साथ वाले आदमी ने नितिन से सोचते हुए कहा, जय आई थिंक वी शुड कॉल द पुलिस, दे आर जस्ट राइट देयर। जय फौरन बोला, यस यस यू आर राइट, गो एंड कॉल द पुलिस फास्ट। पुलिस का नाम सुनते ही महक चौंक कर उठ बैठी। महक को यूं उठते देख नितिन और जय दोनों ही चौंक उठे। महक घबराए लहजे में बोली, नो 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 प्लीज 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 डोंट कॉल द पुलिस। अब नितिन ने घूरते हुए महक को देखा, फिर कड़कती आवाज में बोला, कौन हो तुम, यहाँ सड़क पर बेहोशी का ड्रामा किए क्यों पड़ी थी। जय ने आगे गुस्से में आते हुए कहा, मुझे लगता है ये कोई फ्रॉड है, आते जाते लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठती होगी, इसीलिए पुलिस का नाम सुनते ही फौरन बेहोशी का ड्रामा छोड़कर उठ बैठी। महक ने रुआ से लहजे में कहा, नहीं नहीं प्लीज, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। नितिन व्यंग से बोला, फ्रॉड नहीं हो तो आधी रात को यूं सड़क किनारे लेटकर ठंडी हवा का मजा ले रही थी। महक सिर हिलाते हुए बोली, मैं तो बदमाशों के चंगुल से बचने के लिए बेहोशी का ड्रामा कर रही थी। बदमाशों से बचने के लिए? कौन से बदमाश? और बदमाशों से बचने की ये कौन सी तरकीब है? तुम क्या आगे खड़ी पुलिस के पास नहीं जा सकती थी हेल्प के लिए? महक ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि आगे पुलिस खड़ी है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मैं ट्रेन से मुंबई आ रही थी तो ट्रेन में ही एक बदमाश मुझे मिल गया। उस बदमाश ने मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर कुछ खिला दिया और मेरे बेहोश होने के बाद मुझे अपने एक साथी की हेल्प से ट्रेन से उतारकर पता नहीं किसे बेच दिया। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी। वहाँ से बचने के लिए मैंने बीमारी और बेहोशी का ड्रामा किया। बदमाश डर गए और मुझे यहाँ सड़क किनारे फेंक कर चले गए। तुम सच कह रही हो? जय ने उसे घूरते हुए पूछा। महक फौरन बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तो एक अच्छे घर से हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उन बदमाशों के चंगुल में जा फंसी। नितिन ने सोचते हुए कहा, तो ठीक है फिर चलो, हम पुलिस को ये सब बता देते हैं। पुलिस तुम्हारी हेल्प करेगी और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगी। महक घबरा गई। वो दबी आवाज में बोली, नहीं प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। अचानक ही जय ध्यान से महक को देखते हुए बोला, एक मिनट, कहीं तुम अपने घर से भागकर तो मुंबई नहीं आई हो? नितिन ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, या आई थिंक शी केम हियर टू बिकम अ हीरोइन और अ मॉडल। महक ने फौरन इनकार किया, नो, मैं कोई हीरोइन बनने नहीं आई हूँ यहाँ पर। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। पर प्लीज पुलिस को आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत कीजिए। आप मुझे बस कहीं किसी सेफ जगह पर ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। जय ने नितिन की ओर देखा। नितिन ने धीमी आवाज में कहा, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए यार। चल अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने फ्लैट पर चलते हैं। वैसे भी आधी रात हो चुकी है, यहाँ बेमतलब खड़े रहेंगे तो खामखा किसी पुलिस की नजर हम पर पड़ी जाएगी ना, और पुलिस को लगेगा कि हम इस लड़की के साथ कोई बदसलूकी कर रहे हैं। जय को भी नितिन की बात ठीक लगी। उसने गर्दन हिलाई और फिर नितिन के साथ अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। तभी महक लपकती हुई उनके पास आई और रिक्वेस्ट करती हुई बोली, आप लोग क्या प्लीज मेरी हेल्प नहीं करेंगे? प्लीज आधी रात को मुझे इस तरह अकेले यहाँ सड़क पर छोड़कर मत जाइए प्लीज। नितिन रुखाई से बोला, सॉरी मिस, हम किसी पुलिस केस में नहीं फंसना चाहते। आप खुद बोल रही हैं कि आप किसी अच्छे घर से हैं और
किसी को बिना बताए आप घर छोड़कर मुंबई आ गई हैं। हाँ, आपके घर वालों ने तो डेफिनेटली पुलिस कंप्लेन की होगी। पुलिस आपको सर्च कर रही होगी और जल्दी ही पुलिस आप तक पहुंच भी जाएगी। जय भी बोल उठा। करेक्ट, नितिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए प्लीज अब आप अपना रास्ता पकड़िए और हमें घर जाने दीजिए प्लीज। महक ने रुआसी आवाज में कहा, मेरे पास ना तो पैसे और ना ही मोबाइल। मेरा हैंडबैग उन बदमाशों ने ले लिया और मैं अपना मोबाइल तो घर पर ही छोड़ कर आई थी। अब इस मुंबई शहर में बिना पैसों के मैं कैसे सर्वाइव कर सकती हूँ। ओह राइट, तो आपको पैसे चाहिए हमसे। ओके, ये लीजिए 500 रुपए और प्लीज हमारा पीछे छोड़िए। जय ने अपने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर महक को देते हुए कहा। महक ने हाथ हिलाया। ओह गॉड नो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। मैं चाहती हूँ कि बस आज रात आप मुझे अपने घर ले चलिए। कल सुबह होते ही मैं आपके घर से चली जाऊंगी। कल सुबह होते मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम अपने लिए तलाश कर ही लूंगी। नितिन ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो आप कल सुबह होते ही अपने लिए जॉब ढूंढेंगी? हाँ, आपको देखकर तो लगता है कि मुश्किल से आपने 12th पास की होगी। यहाँ मुंबई में प्रोफेशनल्स तो दर दर जॉब के लिए भटकते रहते हैं और 12th पास को कहाँ से कौन सा जॉब मिल जाएगा यहाँ। अब हाउस कीपिंग या बेबी सिटिंग का काम तो आपके बस का दिखता नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से आपको अपने घर लौट जाना चाहिए। जय ने हामी भरी। अगर ट्रेन की टिकट की बात है तो मैं बुक करवा देता हूँ ना। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि यहाँ मुंबई में तुम अकेली भटकती रही तो फिर जल्दी किसी न किसी गुंडे के चंगुल में फिर से फंस जाओगी। नितिन और जय की बात सुनकर महक का दिल धड़क उठा। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि मुंबई में उसे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। महक को तो लगा था कि उसने अपने हैंडबैग में 10,000 रुपए रखे हैं तो इतने रुपए से तो वो मुंबई में कुछ दिन अपना गुजारा चला ही लेगी। नितिन और जय फिर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। अब महक से रहा नहीं गया। वो बिजली की तरह नितिन और जय के पीछे भागी और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। जय ने एक बार नितिन की ओर देखा, फिर महक से गाड़ी में बैठने का इशारा कर दिया। महक जल्दी से उन दोनों को थैंक यू बोलती हुई उनकी गाड़ी में बैठ गई। नितिन और जय सामने वाली सीट पर बैठे और तेजी से वहां से चल पड़े। करीब 1 घंटे बाद जब गाड़ी रुकी तो नितिन और जय ने महक को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। महक हिचकिचाती हुई गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखने लगी। सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी थी। जय और नितिन के साथ महक उनके 20th फ्लोर के फ्लैट में पहुंची तो फ्लैट के अंदर जाती हैरान सी रह गई। फ्लैट बहुत ही शानदार और लग्जूरियस था। नितिन और जय ने फ्लैट का दरवाजा लगाया। फिर जय ने महक से कहा, वो सामने वाले रूम में जाकर तुम रेस्ट कर सकती हो, मैं कॉफी बना कर लाता हूँ, तब तक तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। महक के अंदर रूम में जाते ही नितिन ने जय से फुसफुसाते हुए कहा, क्या यार, इस आफत को क्यों यहाँ लेकर आए हो? जय ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल नितिन को दिखाया और बोला, ये देख, मैंने इस लड़की की पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं। मैं अभी इन पिक्चर्स को पुलिस को भेज देता हूँ, फिर पुलिस जाने और ये लड़की। नितिन भी मुस्कुरा दिया। महक अंदर वाले रूम में इत्मीनान से हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई थी। उसे तो सपने में भी ये ख्याल नहीं था कि नितिन और जय उसके बारे में पुलिस को बताने वाले हैं। राहुल ने अपने डैड को पीयू की देखरेख ठीक से करने और उसे जल्द से हॉस्टल भेजने के लिए समझाया। मिस्टर माथुर बोले, राहुल अब तुम पीयू की चिंता मत करो। पीयू समझ चुकी है कि अब उसकी उम्र सिर्फ स्टडीज पर फोकस करने की है। राहुल ने गर्दन हिलाई, फिर सीरियस टोन में बोला, आई थिंक आपको पुलिस में महक की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए डैड। महक बहुत नादान है, जल्दबाजी में वो घर से भाग जरूर निकली है, पर आप खुद सोचिए डैड कि वो अकेली कैसे और कहाँ जाएगी। प्लीज उसे माफ कर दीजिए और फिर अपने साथ प्यार से रखिए। मिस्टर माथुर ने सोचते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं पहले अपनी फैमिली रेपुटेशन को लेकर थोड़ा टेंशन में था, पर अब मैं फौरन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर देता हूँ। राहुल बोला, यस डैड, आप कंप्लेन में देर मत कीजिए, मैं भी आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता, पर मुझे अभी दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी है। मिस्टर माथुर ने गहरी सांस ली, फिर राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम दिल्ली जाओ बेटा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। हाँ, दिल्ली में पंखुड़ी भी अकेली है, उसे भी तुम्हारी जरूरत होगी राहुल बेटा। राहुल ने सिर्फ हल्के से गर्दन हिलाई और फिर अपनी मॉम और पंखुड़ी की मम्मी से मिलकर वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। राहुल ने जानबूझकर किसी को भी ये बात नहीं बताई कि पंखुड़ी अपने पीजी से गायब है। वो पहले जाकर खुद मामले को सही तरीके से समझ लेना चाहता था। राहुल अपनी फ्लाइट में बैठा, तब आधी रात बीत चुकी थी, 3 बजने वाले थे। राहुल अपनी सीट पर बैठा हुआ प्रे कर रहा था कि पंखुड़ी सही सलामत पीजी वापस आ जाए। एक्सक्यूज मी, दिस इज माई सीट, एक लड़की ने राहुल के पास आकर कहा। राहुल ने चौंकते हुए उस लड़की को देखा। व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए लड़की अपना हैंडबैग लटकाए हुए राहुल के पास खड़ी थी। बड़े चेहरे और भूरे घुंघराले बालों वाली उस लड़की ने बड़े फ्रेम वाला सनग्लासेस पहना हुआ था, जिससे उस लड़की की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। राहुल ने अपनी सीट देखी और जल्दी से उठकर विंडो सीट पर बैठते हुए बोला, ओह सॉरी। लड़की ने अपने मरून लिपस्टिक लगे होठों को मोड़ते हुए गर्दन झटकी और अपनी सीट पर बैठ गई। लड़की की सीट पर बैठते ही राहुल की सांसों में इम्पोर्टेड परफ्यूम की खुशबू समा गई। राहुल दिल्ली में रहकर MBA कर रहा था। वहाँ उसकी बैच में भी कई लड़कियां थीं, पर इस लड़की को देखकर राहुल के मन में अजीब सी गुदगुदी होने लगी।
वो उस लड़की को तिरछी नजरों से देखने लगा। फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की से मीठी आवाज में बोला, हाय माई सेल्फ राहुल, आई लिव हियर इन दिल्ली एंड आई एम परसुइंग माई MBA। लड़की ने अपने सनग्लासेस निकाले और अपनी डार्क ब्राउन आंखों से राहुल को देखते हुए बोली, हाय आई एम कोयल एंड आई एम एन IT स्टूडेंट। राहुल ने तपाक से कहा, ओह वेरी स्वीट नेम। कोयल हंसते हुए बोली, थैंक्स राहुल, नाइस टू मीट यू। या सेम हियर कोयल। राहुल ने कोयल से हाथ मिलाते हुए कहा। कुछ ही देर में राहुल और कोयल बातों में खो गए। अपनी बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कब दिल्ली आ गया। जब उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो राहुल और कोयल दोनों साथ साथ फ्लाइट से उतरकर अपना अपना सामान लिए हुए बाहर आ गए। बाहर सुबह का उजाला अभी पूरी तरह से फैला नहीं था, हल्का हल्का अंधेरा अब भी छाया हुआ था। राहुल जैसे ही टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा, कोयल ने उसे आवाज दी, लिसन, मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, इफ यू डोंट माइंड आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी आपके एड्रेस पर। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स कोयल। राहुल और कोयल अपना सामान लिए पार्किंग की ओर बढ़ गए। कोयल ने अपनी होंडा सिटी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। राहुल भी उसकी साइड वाली सीट पर बैठ गया। कोयल ने गाड़ी स्टार्ट की और फटाटे से एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। राहुल ने अपना एड्रेस बताया और फिर पूछने लगा, आपने अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग में खड़ी क्यों की थी? कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली राहुल मुझे टैक्सी या कैब में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ स्टडीज़ के लिए। मेरी फैमिली तो पुणे में रहती है, इसलिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो अपनी गाड़ी से ही एयरपोर्ट आती हूँ और फिर गाड़ी पार्किंग में लगा देती हूँ। राहुल होंठ टेढ़े करते हुए बोला, वाह आई लाइक योर एटीट्यूड। कोयल मुस्कुराकर बोली, अब चाहे जो कह लो पर मैं तो ऐसी हूँ। राहुल को उसके एड्रेस पर ड्रॉप करने के बाद राहुल ने कोयल को जैसे ही थैंक यू कहा, कोयल फौरन बोल उठी, ओह प्लीज़ राहुल, डोंट बी सो फॉर्मल यार। फिर राहुल को अपना मोबाइल नंबर देते हुए बोली, देख लो राहुल, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने अपना मोबाइल नंबर तुम्हें दे दिया। राहुल ने इस बार बड़ी स्टाइल से अपना एक हाथ सीने पर रखा और सिर झुकाते हुए बोला, थैंक यू सो मच कोयल, इट्स माय ऑनर। फिर राहुल ने फौरन अपने मोबाइल से कोयल का नंबर लगाया। कोयल की मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। राहुल बोला, कोयल ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लेना अच्छे से। कोयल ने हाथ हिलाया और फिर तेज़ी से अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल गई। राहुल जल्दी जल्दी अपने फ्लैट पर पहुंचा। वहाँ अपनी चाबी से डोर ओपन कर जब राहुल फ्लैट में एंटर हुआ तो गौरव आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। राहुल ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और अपनी रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो रेडी होकर हॉल में पहुंचा तो उसने देखा गौरव 2 कप कॉफ़ी लिए बैठा था। गौरव ने 1 कप कॉफ़ी राहुल को देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल कॉफ़ी का कप लेते हुए सोफे पर बैठ गया, फिर हैरानी से बोला, गुड मॉर्निंग गौरव, पर तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया यार? गौरव बोला, यार वो कल रात ही आंटी का कॉल आया था। उन्होंने आज सुबह सुबह मुझे घर आने को कहा था। आंटी बहुत ही सीरियस होकर बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनके यहाँ आऊँगा तभी वो इस बारे में बताएंगी। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, यार मैं जानता हूँ आंटी ने तुम्हें क्यों बुलाया। एक्चुअली पंखुड़ी कल सुबह पता नहीं किसके साथ पीजी से निकल गई है और देर रात तक भी वो वापस नहीं लौटी थी। मैंने जाने कितनी बार उसका मोबाइल ट्राई किया लेकिन उसका मोबाइल नेटवर्क से ही बाहर आ रहा है। गौरव ने राहुल की बात सुनी तो चिंतित होकर बोला, ओ गॉड यार, तो तूने ये बात मुझे कल दिन में ही क्यों नहीं बताई? मैं आंटी के घर जाकर पूछताछ करता और पंखुड़ी का पता लगाने की कोशिश करता। राहुल ने उदासी से कहा, मुझे तो खुद ये बात कल रात ही पता चली, इसीलिए तो मैं कल देर रात की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चला आया। ओके राहुल, तो फिर चल मैं झटपट तैयार हो जाता हूँ, फिर हम दोनों ही चलते हैं ना आंटी के पास। तू फिक्र मत कर यार, पंखुड़ी का जल्दी पता लगा लेंगे हम लोग। करीब 20 मिनट बाद राहुल और गौरव दोनों अपने फ्लैट से निकलकर आंटी के बंगले की तरफ चल पड़े। सोच में डूबे राहुल और गौरव जब आंटी के बंगले के बाहर पहुंचे तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी पार्क की और तेजी से गेट खोलकर बंगले के अंदर चले गए। अभी वो दोनों मेन डोर के पास ही पहुंचे थे कि पुलिस सायरन की तेज आवाज से चौंक कर वो पलटकर गेट की तरफ देखने लगे। पुलिस जिप्सी से पुलिस बाहर निकल कर आ रही थी और पुलिस के साथ थी पंखुड़ी। राहुल और गौरव दोनों एकदम शॉक्ड होकर अपनी जगह पर खड़े रहे। पंखुड़ी और वो भी पुलिस की गाड़ी में? क्यों? कैसे? राहुल के माइंड में तो जैसे ब्लास्ट हो रहे थे। पुलिस गेट खोलकर पंखुड़ी को लिए हुए बंगले के कंपाउंड में पहुंची तो गौरव तुरंत राहुल को लिए हुए पुलिस की तरफ बढ़ा। राहुल ने कीचड़ में लथपथ पंखुड़ी को देखा। पंखुड़ी एकदम बदहवास सी सिर झुकाए चुपचाप चल रही थी। राहुल हैरानी से बोला, पंखुड़ी पंखुड़ी व्हाट हैपेंड टू यू? पंखुड़ी ये तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई और तो पुलिस के साथ कैसे? कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना? पंखुड़ी बिना कोई जवाब दिए सिसक कर रोने लगी। पंखुड़ी के साथ चल रहे पुलिस ऑफिसर ने राहुल को घूरते हुए पूछा, आप इन्हें जानते हैं? आपका परिचय? राहुल ने घबराए स्वर में कहा, सर मैं राहुल हूँ सर, और ये मेरी छोटी बहन पंखुड़ी है। पर पंखुड़ी को हुआ क्या है और ये आप लोगों के साथ कैसे है सर? ऑफिसर ने गंभीर लहजे में कहा, मिस्टर राहुल, हमें आपकी बहन पंखुड़ी दिल्ली आगरा हाईवे से मिली है। वहाँ इनके साथ एक युवक भी था, वो गाड़ी में बैठा है। क्या आप उस युवक के बारे में कुछ जानते हैं? राहुल तो जैसे स्टैच्यू हो गया। फिर कुछ देर बाद संभलते हुए उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़कर जोर से पूछा, What the hell is this, पंखुड़ी? Who were you hanging out with, huh?
पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगी, फिर अटकते हुए बोली, सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने नेहा और आंटी से झूठ बोला और अपने फ्रेंड के साथ ताजमहल घूमने चली गई, पर भैया लौटते हुए अनफॉर्चुनेटली हमारी टैक्सी खराब हो गई और हमें लौटने में देर हो गई। तभी पुलिस ऑफिसर ने रुखाई से कहा, बस इतनी सी बात बताई आपने, मेन ट्विस्ट तो आपने बताया ही नहीं अपने भाई को। फिर पुलिस ऑफिसर ने राहुल को बताया, मिस्टर राहुल, एक्चुअली जब हम दिल्ली आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो एक सुनसान जगह पर हमें एक टैक्सी रुकी हुई नजर आई। हम वहां पहुंचकर पूछताछ करने ही वाले थे कि अचानक ही किसी लड़की के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। हम गाड़ी से उतरकर तेजी से उस चीख की दिशा में भागे। वहां आपकी बहन जोर जोर से चीख रही थी और एक युवक ने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो जाने क्या अनहोनी हो जाती। पुलिस ऑफिसर की बात सुनते ही राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राहुल चीखते हुए जिप्सी की ओर बढ़ा, कौन है वो जिसने मेरी बहन के साथ मिसबिहेव करने की जुर्रत की? जिप्सी में सिर झुकाए बैठे कार्तिक को राहुल ने कॉलर से पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया। पुलिस ऑफिसर जल्दी ही राहुल के पास आया और सर्द लहजे में बोला, एक मिनट, आप इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, छोड़ दीजिए इसे। हम इस मामले की पहले तफ्तीश करेंगे, फिर आगे की बात सोचेंगे। अब तक चीख चिल्लाहट सुनकर निया और आंटी भी बंगलों से बाहर निकल आए। उन्होंने बंगलों के गेट पर पुलिस जिप्सी खड़ी देखी तो हैरानी से गेट की तरफ दौड़कर चले आए। गेट के पास आते ही उन्हें पंखुड़ी और राहुल भी दिख गए। पास खड़े गौरव के पास जाकर आंटी गुस्से से बोली, ये सब क्या हो रहा है गौरव? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और पंखुड़ी, वो क्या पुलिस के साथ आई है यहाँ? गौरव ने धीरे से कहा, आंटी प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज, अभी पुलिस खुद ही सारी हकीकत बता देगी। लेकिन आंटी सीधे पुलिस ऑफिसर के पास गई और पूछने लगी, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, ये मेरा बंगलो है, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर किस सिलसिले में आए हैं? पुलिस ऑफिसर ने आंटी को देखा, फिर पंखुड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? आंटी ने फौरन गर्दन हिलाई, हाँ ये तो पंखुड़ी है, यही मेरे बंगलों में पीजी है। ऑफिसर अब गंभीरता से बोला, हमें पंखुड़ी दिल्ली आगरा हाईवे पर मिली है, हम इसे यहाँ छोड़ने आए हैं और साथ ही आपको वार्निंग देने आए हैं कि आप अपने रूल रेगुलेशन बना कर रखिए। कम उम्र के बच्चों को पीजी में रखने में कई बार बहुत बड़ी मुसीबत बिन बुलाए चली आती है। आंटी रुखाई से बोली, ऑफिसर मैं तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, इसीलिए मैंने पंखुड़ी को पहले दिन ही समझा दिया था कि वो पीजी में शाम ढलते ही वापस आ जाया करे। निया ने गुस्से से पंखुड़ी को देखते हुए कहा, ऑफिसर मॉम ने इसे मेरे ही कॉलेज में एडमिशन दिलाया और मैंने इसे अपने ही साथ अपनी गाड़ी में कॉलेज आने जाने के लिए कहा, पर पंखुड़ी तो झूठ बोलकर परसों सुबह ही बंगलों से निकल गई और जाने किस बॉयफ्रेंड के साथ घूमती फिरती देर रात को वापस लौटी और कल सुबह तो इसने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। अपने भाई राहुल का नाम लेकर ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकदम सुबह सुबह ही टैक्सी में कहीं निकल गई। मैं और मॉम रात भर इसकी फिक्र में जागते रहे। इसने तो अपने भाई को भी अंधेरे में ही रखा। उस बेचारे को तो यही लग रहा था कि उसकी मासूम बहन यहाँ पीजी में रहकर स्टडीज कर रही है। अरे उसे क्या पता था कि उसकी मासूम बहन मासूम नहीं, बहुत पहुंची हुई चीज है। राहुल का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। उसे पंखुड़ी से ऐसी उम्मीद सपने में भी नहीं थी। पंखुड़ी उसे धोखे में रखकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगरा घूमने निकल गई। राहुल ने अब गुस्से से पंखुड़ी का हाथ पकड़कर जोर से पूछा, तू यहाँ दिल्ली क्या इसीलिए आई थी? वहाँ घर में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तू कि तुझे बहुत पढ़ाई करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है, लाइफ में सेटल होना है। ऐसे आवारागर्दी करते हुए तू अपना फ्यूचर बनाना चाहती है? हाँ। पंखुड़ी अचानक ही राहुल के पैरों में गिर गई। वो फूट फूट कर रोती हुई बोली, भैया मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो भैया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जब मैं अपना रास्ता भूलकर गलत राह पर निकल पड़ी भैया, पर प्लीज भैया एक मौका तो तकदीर भी देती है ना इंसान को। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए भैया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब पंखुड़ी वैसी बनकर दिखाएगी जैसा आप चाहते हो भैया। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। राहुल खामोशी से खड़ा रहा। पंखुड़ी अब नेहा की मॉम के पैर छूती हुई बोली, आंटी आप तो मेरी माँ जैसी ही हैं। क्या अगर नेहा से कोई गलती हो जाती तो आप उसे एक चांस नहीं देती? प्लीज आंटी, अब मैं आपकी हर बात मानूंगी और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ही अपना फोकस रखूंगी। पुलिस ऑफिसर ने कुछ सोचते हुए राहुल और नेहा की मॉम से कहा, आई थिंक आप लोगों को पंखुड़ी को माफ कर देना चाहिए। पंखुड़ी जैसी इनोसेंट गर्ल्स अक्सर ही आवारा लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती हैं, पर पंखुड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको उसे माफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पंखुड़ी को माफ नहीं किया तो हो सकता है कि अपनी इस गलती के बोझ के तले दबकर कोई और गलत कदम उठा ले। गौरव ने गर्दन हिलाई और धीरे से बोला, राहुल आई थिंक यू शुड फॉरगिव हर यार। राहुल ने पंखुड़ी की ओर देखा जो नीचे बैठी हुई रो रो कर बेहाल हुए जा रही थी। राहुल ने आगे बढ़कर पंखुड़ी को उठाया और उसकी ओर सीधे देखते हुए बोला, पंखुड़ी प्रॉमिस मी, अब से तुम आंटी की सारी बातों को मानकर सिर्फ स्टडीज पर ध्यान दोगी। और हाँ एक बात और, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझे अपना भाई मानती ही नहीं हो। पंखुड़ी रोते हुए अपने भाई से लिपट गई।
थैंक यू सो मच भैया। अब से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। अब आंटी ने पंखुड़ी के सिर पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, अब रोना बंद करो पंखुड़ी और अंदर अपने कमरे में जाओ। नेहा तुम जाओ, पंखुड़ी को उसके कमरे में ले जाओ। नेहा ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। पंखुड़ी के अंदर जाते ही राहुल ने आंटी को हाथ जोड़ते हुए थैंक यू कहा और फिर गौरव के साथ बंगलो से बाहर आ गया। बाहर आते ही राहुल ने पुलिस ऑफिसर को भी थैंक यू बोला और फिर गौरव के साथ बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया। गौरव ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर तेजी से वहां से रवाना हो गया। अब पुलिस ऑफिसर ने कार्तिक को उसके होटल में ड्रॉप किया और उसकी आईडी चेक करके बोला, तुम्हारी भलाई इसी में है कि आज ही ये होटल छोड़कर मुंबई वापस लौट जाओ। और हाँ, याद रहे, अगर तुमने कभी भी उस लड़की को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर। पुलिस ऑफिसर ने कार्तिक को सख्त वार्निंग दी और फिर अपनी जिप्सी में बैठकर पुलिस स्टेशन चल पड़ा। इधर मुंबई में महक नितिन और जय के फ्लैट पर गहरी नींद में सो रही थी कि उसके रूम के दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मुंबई पुलिस। महक एकदम से कांप उठी। पुलिस? यहाँ क्यों आई है पुलिस?